हेलो हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। ठीक है बच्चों, हमने अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच फरवरी 2026 बच्चों लॉन्च कर दिया है। और इस बैच में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट के वन शॉट, साथ में वन एमसीक्यू क्वेश्चन, केस सिनेरियो क्वेश्चन और सैम्पल पेपर जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो सभी हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और आप हमारे सीरीज के साथ अभी से ही जुड़ जाना। तो ये जो वीडियो होने वाला बच्चों, इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को पूरा पढ़ेंगे। और हमारा जो कंटेंट होने वाला है इस वाले सीरीज में, वो क्या होने वाला है बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों मनी एंड बैंकिंग क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का बच्चों मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, हमारा पहला चैप्टर क्या होने वाला बच्चों, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने अभी 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 अपना क्लास 11 पास करा, और क्लास 11 तक का जो सिलेबस होता है उसमें हम किस पे मेन फोकस होता है हमारा बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअली लेवल पर पढ़ते हैं। किसके लेवल पर बच्चों, इंडिविजुअली लेवल पर हम इकोनॉमिक को समझते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अब हम क्या हो गया, हम एक क्लास स्टैंडर्ड हो गया, अब हो गया। तो हम अब कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक। आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स को हमने दो दो डिवीजन यानी दो ब्रांच में बांटा है इकोनॉमिक को। एक बच्चों किसको, माइक्रो के आधार पर, और एक बच्चों मैक्रो के आधार पर। ठीक है, तो तो आप हम कैसा बच्चे पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमी एज अ होल, यानी एक बड़े लेवल पे, यानी इंडिविजुअली लेवल पे नहीं सोचेंगे हम, एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। अब हमें एक पूरे नेशन के व्यू से या पूरा वर्ल्ड के व्यू से जो है हमें अपने इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ मैं। मैक्रो इकोनॉमिक बच्चों क्या है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमी का। ये भी क्या है कि इकोनॉमिक का ब्रांच है, जैसे कि माइक्रो जो हम 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों हम क्या स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज ए होल, यानी पूरी की पूरी इकोनॉमी, यानी इंडिया के लेवल पे। यानी जब हम इंडिया एक नेशन के लेवल पे हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं, तो बच्चों उस चीज़ को क्या कहेंगे, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या डील करता है, इसमें हम क्या डील करते हैं, इसमें बच्चों हम जैसे डील करते हैं नेशनल इनकम क्या हो गया हमारी। ठीक है, टोटल इम्प्लॉयमेंट, यानी भारत में क्या है, टोटल इम्प्लॉयमेंट कितनी है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है भारत में। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल क्या होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई क्या है। अब बच्चों महंगाई क्या, एक इंडस्ट्री, यानी सपोज करो रिलायंस है, रिलायंस एक इंडस्ट्री है। क्या सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री के लिए महंगाई है, टाटा के लिए नहीं है, अडानी के लिए नहीं है। नहीं सर, महंगाई होगी तो एज इकोनॉमी एज ए होल होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारी जीडीपी 5% है इस टाइम पे। तो क्या सिर्फ टाटा के लिए सिर्फ 5% है इस टाइम पे, रिलायंस के लिए जीडीपी 5% नहीं है, या फिर हम नॉर्मल इंडियंस के लिए नहीं है, नहीं ना, सबके लिए क्या इकोनॉमी 5% है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, अपना व्यू, यानी सोचने का समझने का तरीका हमारे यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बड़े लेवल पे होगा, यानी इकोनॉमी एज अ होल होगा। इसमें हमारा मेन फोकस एरिया क्या होने वाला है, यानी हमने इस पूरे चैप्टर में, पूरे इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, उन सब में हमारा मेन फोकस क्या होगा बच्चों, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना, इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन यानी महंगाई हो रही है, मंदी हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे चल रहा है हमारा, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। जैसे कि आप देख लो, इस समय पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है आपस में युद्ध में फंसा हुआ है। रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, अमेरिका और चाइना में फंसा हुआ है। ठीक है, इसराइल हमास से लड़ रहा है, यानी मोस्ट ऑफ द कंट्री क्या है, एक दूसरे में लड़ रही है। ठीक है, तो क्या इसका इफेक्ट भारत पे नहीं हो रहा, सर हो रहा है। देख लो, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से हमारे यहाँ पेट्रोल देखो कितना महंगा हो गया। जरूरी नहीं है पेट्रोल ही महंगा, और भी बहुत चीज़ महंगी हुई है। ठीक है, इसलिए वॉर सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं होता। वॉर जो है होने को दिखता तो दो देशों के बीच में, अगर आप आम आदमी हो, पर आप अभी क्या बनने वाले हो, इकोनॉमिस्ट बनने वाले। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मिसाइल पाकिस्तान में भी गिरता है तो उसका इफेक्ट हिंदुस्तान में भी होगा बच्चों। ठीक है, तो जैसे स्टडी करना, टोटल इनकम ऑफ इंडिया क्या है, ओवर इन्फ्लेशन रेट क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है बच्चों। ठीक है, बिफोर क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म बताना चाहता हूँ, जो कि हम यूज़ करेंगे बार बार, आपको पता होना चाहिए क्या होता है।
हालांकि ये अजम्पशन है कि आपने 11th में इन बेसिक टर्म को पढ़ा होगा, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप मेरे सीरीज में आए हो तो मैं आपको सब चीज़ अपने बेस से क्लियर करके चलूँ। ठीक है बच्चों। कंजम्पशन गुड्स, सबसे पहले हम बच्चों कंजम्पशन गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों, वो गुड्स जो कि यूज़ किया जाता है डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन, यानी एक आम आदमी का वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो जो गुड्स का यूज़ करते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कंजप्शन गुड्स, या फिर ये बेसिक नेसेसरी गुड्स भी होते हैं। जैसे बच्चों फूड, खाना हर किसी को चाहिए, बिना खाए भी इंसान मर जाएगा। क्लोथ्स, यानी नॉर्मल इंसान कपड़ा भी पहनेगा, जाहिर सी बात है, चाहे कितना गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो। मेडिसिन, अगर बीमार होगा तो दवाई भी चाहिए। ये थोड़ी ना है कि अमीर बीमार होगा तो ही उसे दवाई चाहिए, गरीब बीमार होगा तो उसे दवाई नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा बच्चों। कैपिटल गुड्स, बच्चों कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्या होगी, यानी ये वो गुड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं बच्चों, मैन मेड होते हैं और जिसका यूज़ हम कर सकते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। जैसे बच्चों आप जानते हो कि बड़ी बड़ी CNC मशीनें होती है, ठीक है, या बड़े बड़े वो क्या होते हैं, मशीनें आती है जैसे, ठीक है, या फिर आप कह लो, या फिर अगर फैक्ट्रीज देख लो, लूम्स देख लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों बड़ी बड़ी मशीनें खरीदते हैं हम और उस मशीन का उपयोग किया जाता है फर्दर आगे कोई सामान बनाने के लिए करा जाता है। जैसे आप देख लो वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। पहले जो हाथ से हम क्या करते थे, वो रुई लाते थे, फिर उसके धागे बनाते थे, यानी धागा बनाते थे, फिर बुनते थे, कटाई होती थी, यानी बहुत टाइम लग जाता था उससे। ठीक है, लेकिन अब क्या गया, मशीन आ गया। ठीक है, मशीन आने से क्या हो गया, सब काम ऑटोमेटेड हो गया। अब पहले 10 दिन में एक कपड़ा बनता था, अब एक दिन में 10 कपड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से गुड्स को खरीदते हैं तो बच्चों को कौन सा गुड्स कहलाता है, कैपिटल गुड्स। जैसे मशीन हो गया, टूल्स हो गया, हमारी फैक्ट्रीज होगी। ठीक है बच्चों। फाइनल गुड्स, यानी वो गुड्स जो कि क्या है, ना तो हम आगे बेचेंगे ना ही उसका हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उस गुड्स को क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स। सर समझ नहीं आया, जैसे सपोज करो ब्रेड, क्या बच्चों, ब्रेड, ब्रिटानिया का ब्रेड ले लो, ब्रिटानिया कंपनी है। ठीक है, अब ब्रिटानिया बच्चों किसान से क्या लेगी, गेहूँ लेगी या अनाज लेगी। ठीक है, फिर ब्रिटानिया क्या करेगी, अपने फैक्ट्री में ब्रेड बनाएगी। ठीक है, अब क्या ब्रिटानिया डायरेक्ट मुझे आके बेचेगी, नहीं सर, तो ब्रिटानिया क्या करेगी, होल सेलर को बेचेगी। ठीक है, होल सेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को, रिटेलर किसको बेचेगा, शॉपकीपर को, शॉपकीपर किसको बेचेगा, मेरे को। क्या मैं भी आगे जाके किसी को बेचूंगा, नहीं सर। अगर मैं आगे जाके बेचता हूँ तो फाइनल गुड्स नहीं होगा। यानी फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जब हम कंज्यूम कर जाएंगे, यानी वो आखिरी आदमी जो उस गुड्स को कंज्यूम करेगा, यानी अपने लिए उपभोग करेगा, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, फाइनल गुड्स कहेंगे। होल सेलर के लिए फाइनल गुड्स नहीं है। ठीक है, रिटेलर भी क्या है, उतने ब्रांड को खुद नहीं खाएगा, वो आगे शॉपकीपर को बेचेगा, तो रिटेलर के भी वो फाइनल गुड्स नहीं होगा। ठीक है, शॉपकीपर के लिए भी वो फाइनल गुड्स नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चों आगे बेचेगा वो। लेकिन मैं जब खरीद के लेकर आऊँगा खाने के लिए, तो मैं क्या हो जाऊँगा बच्चों, फाइनल कंज्यूमर हो जाऊँगा, यानी मेरे लिए वो क्या होगा बच्चों, फाइनल गुड्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो गुड्स जो कि नॉट यूज किया जाएगा फॉर फर्दर रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, जैसे ब्रेड ब्रोथ बाय अ कंज्यूमर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इंटरमीडिएट गुड, वही गुड जैसे बच्चों यूज जिसे रॉ मटेरियल के रूप में प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, यानी दूसरे गुड्स को बनाने के लिए। ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में जो गुड्स लिया जाता है वो इंटरमीडिएट हो जाता है। जैसे बच्चों आपको क्या करना है, ब्रेड बनाना है, तो फ्लोर यूज़ किया जाता है। अब जाहिर सी बात है ना, बिना मैदे के ब्रेड कैसे बनेगा, या पाव रोटी कैसे बनेगी, तो उसके लिए क्या चाहिए, फ्लोर। तो फ्लोर उस इंडस्ट्री में क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरमीडिएटरी गुड्स हो जाएगा, क्योंकि बिना फ्लोर के जो है एक बेकरी के अंदर ब्रेड तो बन ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों। इंटरमीडिएट गुड जो कि बच्चों है इंक्लूड नहीं होता है नेशनल इनकम टू अवॉइड डबल काउंटिंग। सर ये क्या रेड अक्षर में लिखा है बच्चों, ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या बोलना चाह रहा है। बस आप ये देख लो, जो इंटरमीडिएट गुड है ना, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे किसमें, अपने नेशनल इनकम। जब भी हम नेशनल इनकम निकालेंगे, आगे हम एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि ये लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा है कि इंटरमीडिएट गुड जो है नेशनल इनकम निकालते हुए हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अगर हम इंक्लूड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या फिर चलो मैं आपको एग्जांपल से समझा ही देता हूँ अभी। तो बच्चों मैं आपको अभी एग्जांपल से समझा देता हूँ। बच्चों सपोज करो क्या मैं ना क्या हूँ, एक कंपनी हूँ। ठीक है, जब मैं क्या बनाता हूँ, या मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो मैं ब्रेड बनाने का मेरे को बिजनेस है। ठीक है, रियली में बच्चों, तो देखो एक फार्मर होगा,
मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, बड़े समझाऊंगा बच्चों। ये क्या है, एक फार्मर होगा, जाहिर सी बात है, तो ब्रेड बनाने के लिए आपको वीट चाहिए। तो फार्मर ने क्या उगाया बच्चों, वीट। फार्मर ने वीट उगाया, तो फार्मर क्या करेगा, अपने वीट को क्या करेगा, मुझे बेच देगा। ठीक है, मानो मैंने खरीदा, मैं क्या हूँ यहाँ पे, एक बार के लिए मानो मिलर हूँ, यानी बिचौलिया मान लो, क्योंकि मैंने अभी तक कंपनी में नहीं दिया। ठीक है, मैंने फार्मर से वीट खरीदा, सपोज करो मैंने यहाँ पे 1,000 रुपये का खरीद लिया, कि मैंने किसान से कितने रुपए का खरीदा, वो वीट 1,000 रुपये का मैंने वीट खरीदा, गेहूँ किसान से। ठीक है, अब बच्चों यही चीज़ आप देख लो, अब मिलर मैं क्या करूँगा, गेहूँ का मैं इतनी क्वांटिटी मात्रा में कंज्यूम तो करूँगा नहीं, क्योंकि मैं क्या, मैं इंटरमीडिएट हूँ सपोज कर लो। तो जो मिलर होगा, यानी जो कि मैं हूँ, मिलर क्या करेगा, बेकरी वाले को बेच देगा, यानी मैं मान लो होल सेलर हूँ, बेकरी वाला रिटेलर हो गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर मैं किसान से कर दूंगा और मैं किसी और पर्सन को बेच रहा हूँ, तो कुछ तो प्रॉफिट कमाऊंगा मैं। हाँ जी सर, वो तो लॉजिक बात है, जितने का कर दूंगा और उतने का बेचूंगा तो मेरा क्या प्रॉफिट होगा, मुझे भी तो अपना परिवार पालना है बच्चों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कितने का बेचा, उसे 1,500 का बेचा। देखो, खरीदा कितने का था बच्चों, 1,000 रुपये का, बेचा कितने का मैंने, 1,500, यानी मैंने 500 का सपोज करो प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब अगर बेकर को 1,500 का पड़ा, बेकर क्या करेगा, ब्रेड बनाएगा उसको। हाँ जी सर, बेकर ब्रेड बनाएगा। ठीक है, अब इसमें वो अपना खर्चा जोड़ेगा, प्रॉफिट जोड़ेगा। तो सपोज कर लो उसने बनाया 2,000 रुपये का ब्रेड। ठीक है, उसने फाइनल कंज्यूमर, यानी जो उस ब्रेड को खाएगा वो कितने रुपए में खरीदेगा, 2,000 रुपये का। तो बच्चों जब भी हम अपनी नेशनल इनकम काउंट करेंगे ना, कौन सी इनकम, नेशनल इनकम, कौन सी इनकम बच्चों, नेशनल इनकम, तो हम ये बच्चों 2,000 ही काउंट करेंगे। ये नहीं कि हम ये 1,000 और 1,500 काउंट करेंगे, नहीं बच्चों। अगर हम ये 1,000, 1,500 और 2,000 काउंट करें, तो देख लो डबल काउंटिंग होगी। इस 1,000 के अंदर 500, इस 1,500 के अंदर 1,000 इंक्लूड है। हाँ जी सर, आपने तो 500 का प्रॉफिट कमाया, और इस 2,000 के अंदर ये 1,500 भी इंक्लूड है। हाँ जी सर, इसमें आप 100-200 रुपये खर्चा करा, 200 रुपये का आपने प्रॉफिट कमाया, तो 2,000 रुपये में आप बेच रहे हो। तो इसी काउंटिंग को, यानी दो बार काउंटिंग ना हो जाए एक एक इनकम, उसी को रोकने के लिए जो है क्या करते हैं, हम इंटरमीडिएटरी गुड, यानी यहाँ इस केस में जो ऊपर की जो दो लाइनें, 1,000 रुपये और 1,500 रुपये, क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएटरी गुड। और बेकर जब ब्रेड फाइनल कंज्यूमर को बेचेगा, जो कि कितने का, 2,000 रुपये का, तो वो बच्चों कैसा हो जाएगा, फाइनल गुड। तो फाइनल गुड की जो इनकम है उसे हम जोड़ते हैं, ना कि हम इंटरमीडिएटरी गुड को। आई होप बच्चों, अगर आपको 10% भी इसमें समझ आए तो ओके है। ठीक है, मैं आपको आगे और एग्जांपल लूँगा, नीचे हम भरपूर भर भर के क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में, नेशनल इनकम के बारे में। तो आप टेंशन फ्री रहो, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हो, आपको मैं आश्वासन देता हूँ, इस वीडियो का आखिरी तक आप इकोनॉमी में एक्सपर्ट बन जाओगे। 100 में से 60+ लाने की जिम्मेदारी ऑल इन वन क्लासेस की है। तो बस आप क्या हो, तसल्ली से कान में ईयरबड्स लगा लो, घर के किसी कोने में चले जाओ और वीडियो चला के बस सुनते रहो मुझे। ठीक है बच्चों, तो अब हम जो है, हमारा रियली में जो चैप्टर है अब स्टार्ट होता है बच्चों, स्टॉक और फ्लो का। तो बच्चों स्टॉक क्या होता है, कई बार इस बच्चों इसमें कंफ्यूज होते हैं, पेपर में पूछा भी जाता है, 2 नंबर का कभी पूछ लेता है, कभी 3 नंबर का, कि बच्चों या तो स्टॉक और फ्लो में डिफ्रेंशिएट बताओ, या फिर अगर डेफिनेशन ही पूछा जाता तो 1 नंबर में पूछ लेगा कि स्टॉक की डेफिनेशन ये है। ठीक है, क्या मैंने सही डेफिनेशन दी या गलत डेफिनेशन दी, यस नो में आंसर दे दो। तो स्टॉक, जब भी बच्चों हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि आप एक वो अकाउंट के बच्चों, बैलेंस शीट बच्चों कब बनाते हैं सर, 31 मार्च को। तो 31 मार्च, किसी भी फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च को हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, नहीं, एट द एंड। ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, PNL, वो फॉर द ईयर, यानी पूरे साल भर का बनता है। आपने कभी सुना PNL एज ऑन, कभी एज ऑन लिखा देखा, नहीं सर। तो इसका मतलब क्या है, PNL जो होता है वो पूरे साल भर बनता है, लेकिन बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट, जो कि क्या डिसाइड करा है, 31 मार्च किसी भी ईयर का, 2025, 2026, 2027। ठीक है, तो जब भी जब भी बच्चों हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो बच्चों वो क्या कहलाता है, हमारा स्टॉक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको याद नहीं होता, आप बैलेंस शीट देख लेना, यानी बैलेंस शीट हम कब बनाते हैं, एक पर्टिकुलर डेट को, तो यानी एज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो बैलेंस शीट, स्टॉक, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो अपनी मेमोरी को। ठीक है बच्चों, इट डज नॉट इन्वॉल्व टाइम ड्यूरेशन, या मतलब ये, इसका मतलब है जैसे PNL पूरे साल भर बनाते हैं, ऐसे ही स्टॉक जो हम पूरे साल भर का नहीं देखते। ठीक है, ये केवल एक भी डेट, कोई भी डेट हो सकता है। अगर आप मान लो कंपनी हो, आपका मन कर रहा है सर मैं 6 महीने बाद देखना चाहता हूँ, 30 सितंबर को आप देख लो, 5 अक्टूबर को देख लो, 15 अक्टूबर को देख लो। ठीक है बच्चों, जो आपका मन करा आप उस डेट पे देख सकते हो, पर आप क्या पर्टिकुलर डेट पे ही देखोगे, पूरे साल भर का नहीं देखोगे। ठीक है, तो अगर इसमें पूछे टाइम स्पेक्ट क्या है ऑन स्पेसिफिक डेट, जनरली होता है बच्चों 31 मार्च
किसी भी फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, एग्जाम्पल बच्चों पढ़ रट मतलब दो चार याद कर लो, रटने का मतलब तो सवाल ही नहीं होता, मैं क्या ही करना, एक दो नंबर का आएगा आप तो ऐसे भी लिख दोगे। जैसे बच्चों किसी भी इंसान की कैपिटल कितना है हमें पता है, एक डेट को देखते हैं हम। किसी का मनी बैलेंस कितना है, पॉपुलेशन जानना है, किसी का स्टॉक ऑफ गुड्स हो गया या फिक्स एसेट हो गया, ये सब बच्चों क्या है किसी भी एक डेट पे आपको पता करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप मान लो ये देखना चाहते हो कि 15 सितंबर को मेरा बैलेंस कितना था, तो अब क्या करोगे, बैंक का डाटा खोलोगे, लिखोगे 15 सितंबर टू 15 सितंबर, आपको पता चलेगा 15 सितंबर को मेरे इस दिन का बैलेंस इतना था। यानी 14 सितंबर को 10 लाख रुपए आए, 9 लाख मुझे खर्चा कर दिया मैंने 15 तारीख को, तो 15 तारीख को मेरा कितना बैलेंस होगा 1 लाख रुपए का। वहाँ आपको 14 तारीख की कोई फिगर नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये बच्चों कैसा हो गया बच्चों, ये स्टॉक हो गया। ठीक है बच्चों, कैपिटल जो है 1 अप्रैल 2025 को स्टॉक होता है, ना कि फ्लो। जैसे ऊपर का कुछ नहीं बच्चों, एग्जाम्पल लिया है, आप बस याद कर लो कि कैपिटल, वेल्थ, मनी बैलेंस, पॉपुलेशन, स्टॉक ऑफ गुड, फिक्स एसेट, ये सब क्या बच्चों होते हैं, स्टॉक। ऐसे ही दूसरा हमारा क्या हो गया बच्चों, फ्लो। दूसरा चीज क्या है बच्चों, फ्लो। फ्लो क्या है बच्चों, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको आप पीएनएल से याद रखो, यानी अकाउंट का जो पीएनएल बनाते हो पूरे साल भर का बनता है। यानी हर दिन का हिसाब रखा जाता है, 2 तारीख को इतना खर्चा करा आपने, 3 तारीख को इतना करा, 5 तारीख को इतना करा, 6 तारीख को इतना करा, फिर मतलब पूरे साल भर में आपने इतना खर्चा करा, यानी एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकालते। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन बच्चों इसमें जरूरी होता है, क्योंकि आप क्या पूरे साल भर का लेते हो। ठीक है, टाइम बच्चों कैसे ले सकते हो, जनरली हम पर ईयर लेते हैं, पर देखो इंसान की एट द एंड मन मर्जी है, वो चाहे पर मंथ ले ले, पर डे ले ले, ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा पैसा आ रहा है पर आवर निकाल लो, स्टाफ ज़्यादा रखना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25, जब हम पूरे 24 यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 पूरे साल भर में कितना खर्चा करा, जब हम इसकी जानकारी लेंगे तो बच्चों ये क्या कहलाता है, फ्लो कहलाता है। ठीक है, तो फ्लो के बच्चों क्या एग्जाम्पल होंगे, जैसे इनकम हमारी कितनी, मैंने पूरे साल भर में कितनी इनकम कमाई, पूरे साल भर में कितना खर्चा करा, साल भर में कितना प्रोडक्शन निकला है, डेप्रीशिएशन पूरे साल भर का निकालोगे बच्चों, इन्वेस्टमेंट कितना करा है पूरे साल भर का निकालोगे, ये तो नहीं देखा कि मैंने 12 तारीख को इतना इन्वेस्टमेंट करा, नहीं, आप बोलोगे पूरे साल भर में कितना इन्वेस्टमेंट करा है मैंने, साल भर में मैंने 10 लाख रुपए बचा है, एक ही दिन का थोड़ा ना पैसे, यानी 5 तारीख को सपोज करो आपको 1 लाख रुपए मिले हैं। ठीक है, और आप 31 मार्च को चेक करो, तो क्या जरूरी हो 5 तारीख को जो 1 लाख रुपए मिले तो वही, नहीं सर, वो तो जरूरी है 5 तारीख को मिले तो 6 तारीख को खर्च हो गए होंगे, 7 तारीख को खर्च होंगे, 8 तारीख में 20 हजार बचे होंगे, 9 तारीख को खर्च होंगे। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते ना कि वो जो पैसा आपको 5 दिसंबर को मिला था वही पैसा बचा है मेरे पास और सब पैसे खर्च हो गए, नहीं सर। तो ये बच्चों क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, जब हम पूरे साल भर का देखते हैं तो फ्लो, पूरे साल में किसी एक दिन का देखेंगे तो बच्चों को क्या होगा, स्टॉक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इससे ज़्यादा आपको इसमें टाइम स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। वही बच्चों अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आया, 2 नंबर में आ जाए, डिफरेंशिएशन पूछा है, तो आप क्या लिखोगे, एक मीनिंग लिख देना बच्चों। स्टॉक को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, फ्लो को पूरे साल भर के दौरान या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका दो एग्जांपल उठा लो, वेल्थ, कैपिटल, इसका मैंने उठा लिया इनकम और इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, अब कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं बच्चों, ये पूरा डेप्थ बैच नहीं होने वाला, वैसे मैं फिजिकली पूरा डेप्थ बैच लेता हूँ, पर चूंकि आप हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, 15-20 दिन बाद पेपर होने वाला है, तो इसमें मैं आगे वन शॉट करा रहा हूँ, यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक बार ये पूरा पढ़ रखा होगा। इसमें बस आपको मैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रिवाइज करवा रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं पूरा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, जहाँ पूरा डेप्थ में रहा हूँ, बस फ़र्क क्या है, मैं आपको बेसिक एग्जांपल जो शुरुआत जिस तरीके से मैं करता हूँ वो नहीं करवा पा रहा हूँ, बस आपको मेन मेन कंसेप्ट और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों, ये बढ़ते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब ये क्या होता है बच्चों, टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर, यानी पूरे साल भर में आपका कितना कैपिटल स्टॉक था उसको जब आप ऐड कर दोगे वो क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है बच्चों, डेप्रिसिएशन आपको पता है अकाउंट में आपने पढ़ा होगा, वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल एसेट, यानी ड्यू टू टाइम हो सकता है, पैसेज हो सकता है, देख टाइम के बीतने के कारण, पैसेज होने के कारण, या फिर कोई भी सामान आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो वो क्या होता है उसके जाहिर सी बात है पेज पुर्जे थोड़े से क्या हो जाते हैं, डेप्रिशिएट हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, किसी भी वैल्यू, किसी भी सामान की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो उसी चीज़ को बच्चों हम क्या कहते हैं, डेप्रिशिएशन। और बच्चों को पता होना चाहिए डेप्रिशिएशन नॉन कैश आइटम होता है, यानी ये रियली में खर्चा नहीं होता पर हम मान लेते हैं खर्चा हो गया। जैसे बच्चों आज आप क्या फ़ोन लेकर, बाइक ले लो बच्चों, आप क्या अभी शोरूम से बाइक खरीद के लाओ, ये शोरूम है मान लो, ठीक है,
वैसे तो बैंक दिख रहा है पर शोरूम मान लो, ठीक है। शोरूम से बाइक खरीद के लाओ। मैं कह रहा हूँ बाइक आप आज खरीदो, 2 दिन बाद इसी बाइक का वापस शोरूम में जाओ। अगर आपने 1.5 लाख की खरीदी है तो इसकी कीमत हो जाएगी 1,20,000 या 1,10,000। 2 दिन के अंदर इसकी वैल्यू इतनी कम कर देंगे इन सब बाइक वाले। क्यों? वो क्या बोलेंगे, सर आपने ले लिया, आपने 2 दिन क्या करा, यूज़ करा है, 2 दिन का टाइम ले लिया आपने, तो हम क्या लगाएंगे उसमें, डेप्रीशिएशन लगाएंगे। तो बच्चों अगर मुझे नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो क्या निकालूंगा बच्चों, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन। सर डेप्रीशिएशन क्यों माइनस करा, मैंने आपको अभी इसका रीजन बताया बच्चों, क्या नॉन कैश फ्लो है, यानी नॉन कैश आइटम है। अब एक बात बताओ, आपने तो 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीदी, पर आप जब 2 दिन बाद उल्टा ले जा रहे हो तो उसकी कीमत कितनी रहेगी, 1,20,000। तो बच्चों क्या आपने 30,000 रुपये रियली में खर्च करे या रियली में कम हो गए? नहीं सर। पर ऐसा क्या है, उसमें डेप्रीशिएशन लग गया, यानी हमने मान लिया कि उसकी वैल्यू जो क्या 30,000 रुपये से कम हो गई है। पर क्या एक्चुअली में खर्चा करा आपने 30,000 रुपये? नहीं सर, एक्चुअली में तो ऐसा कोई खर्चा नहीं होता डेप्रीशिएशन में। बस हम ये बुक करते हैं कि इसकी वैल्यू अभी मार्केट में इतनी होगी, यानी बाय डिफॉल्ट पैसेज ऑफ टाइम, वियर ऑफ टाइम के कारण क्या कम हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अब हम क्या पढ़ेंगे, टू सेक्टर मॉडल में बताओ कि एक इनकम का फ्लो कैसा होता है। यानी एक इकोनॉमी में अजम्पशन है यहाँ पे, यानी माना है, मान लो कि एक इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही लोग हैं। क्या है? 2 ही लोग हैं। कौन? एक तो हाउस होल्ड रहता है और एक फर्म। इसके अलावा बाद बाकी हर चीज़ क्या कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों। हम कहते हैं नहीं, हम ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये तो कॉमन सी बात है, मतलब अजम्पशन भी इकोनॉमिक पूरा अजम्पशन पे है। आप जिस कंसेप्ट को पढ़ रहे हो उसको छोड़ के आपको सबको क्या मानना पड़ेगा, अज्यूम मानना पड़ेगा कि मान लिया कि सब चीज़ क्या कांस्टेंट है, यानी नॉर्मल है, कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है। ठीक है। तो बच्चों टू सेक्टर मॉडल में हम क्या पढ़ेंगे कि हाउस होल्ड और एक फर्म के बीच में बताओ इनकम कैसे आदान प्रदान होती है। तो सबसे पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो हाउस होल्ड होगा, यानी जो कि लोग हो गए वो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। एक तो लेबर, यानी जाहिर सी बात है लोग जाके कंपनी में क्या करेंगे, फर्म में काम करेंगे, तो लेबर हो गया। ठीक है। हो सकता है कि आप हाउस होल्ड की लैंड पे जब फैक्ट्री बनाए हो तो लैंड का रेंट दोगे, ठीक है, तो लैंड यूज़ करेंगे। आपका कैपिटल हो सकता है कि आपने क्या मनी दिया हो, जाहिर सी बात है ना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है ना। अब जरूरी नहीं है कि आप हर किसी के पास पैसे हो। रिलायंस देख लो, कोई काम बिना लोन के नहीं करती। बड़ी बड़ी कंपनी आप देखोगे कि वो हर अपना प्रोजेक्ट किस पे करती है बच्चों, लोन लेके करती है। कोई भी अपना रियली में पैसा नहीं फंसाना चाहता। ठीक है। और खुद का तो एक एंटरप्राइज हो ही गया। तो बच्चों हाउस होल्ड कैसे मदद करता है फर्म में, लेबर देता है, लैंड देता है, कैपिटल देता है, इंटरप्राइज देता है, किसको, फर्म को। ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर कुछ दिया है तो कुछ लेने की भी एक्सपेक्टेशन रखेगा वो। तो बच्चों अगर उसने लेबर करा है तो उसके बदले में फर्म क्या पे करती है, उसे वेज ही, दिहाड़ी पे करेगी ना। अब मैं काम करूंगा तो मेरे को सामने वाला पैसा तो देगा ना, फ्री में थोड़ी ना काम करूंगा। भाई मुझे भी तो खाना खाना है, मुझे भी तो परिवार पालना है। अगर मान लो मैंने लैंड, अपनी जमीन रेंट पे दिया, अब मैं पागल थोड़ी ना किसी को फ्री में लैंड लैंड दे दूंगा, ले भाई रख ले, मेरे पास फालतू और ये सिमट नहीं रहा मेरे पे लैंड। नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। मैं क्या करूँगा, अच्छा भाई 50,000 रुपये पर मंथ का रेंट दे दे और ये ज़मीन तेरी 1 महीने के लिए पूरी होगी। अब तू उसमें रह, इसमें कुछ भी कर, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर यह है कि मिट्टी मत निकाल के बेच दियो। ठीक है। तो उस लैंड के बदले में उसमें क्या मिलेगा बच्चों, रेंट। अब कैपिटल, जैसे बैंक से मान लो उसने लोन ले रखा, पैसे लेके इन्वेस्ट करा, तो उस पर क्या बच्चों पे करेगा, इंटरेस्ट। और एक इंटरप्राइज जो कि बिजनेस चालू है, बिजनेस का एट द एंड मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो एंटरप्राइज को क्या देगा, वो प्रॉफिट। तो पहला देखो, पहली चीज ऐसी घूमी टू सेक्टर मॉडल में कि हाउस होल्ड ने लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज दिया, और फर्म ने उसके बदले में क्या दिया, वेजिस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। दूसरा बच्चों, अब हमने चलो सामान तो बना लिया, अब सामान को कंज्यूम कौन करेगा, फर्म खुद ही, कंपनी खुद ही कंज्यूम करेगी, यानी मैं बना रही हूँ मैं ही खा लूँ, नहीं। हम क्या करेंगे, अब कंपनी अपने सामान को क्या करेगी, इनको बेचेगी। जैसे मान लो सरसों का तेल बनाया, तो सरसों का तेल कंपनी कितना पिएगी, या वो क्यों पिएगी, वो क्या करेगी, सरसों का तेल वापस इन्हीं को बेच देगी। और इसके बदले में क्या होगा, यानी यहाँ से तो गुड्स और सर्विस गया, इसने जितना भी गुड्स, यानी सरसों के तेल का पैकेट जितना भी इसने बनाया वो सारा यहाँ पे कंज्यूम हो गया। और इसने इसके बदले में क्या करा, इसने इसके बदले में वापस इसको क्या दे दिया, पैसे दे दिया। फ्री में थोड़ी ना कोई किसी को कुछ देगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, गुड्स का आदान प्रदान होता है और पैसे घूमते हैं। ठीक है। अगर पेपर में आएगा तो आप क्या लिखोगे बच्चों, टू सेक्टर मॉडल या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझाइए। द सर्कुलर फ्लो शो करता है क्या, कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, किसके बीच में बच्चों, एक होगा हाउस होल्ड और एक होगा हमारा फर्म।
होने को बच्चों बहुत चीज़ होता है, पर हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, सिर्फ दो ही चीज़ है, दो ही सेक्टर मौजूद है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। क्या बच्चों, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। ठीक है। हाउस होल्ड बच्चों क्या करेगा, वो क्या कौन होगा बच्चों, ओनर होगा फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन का, यानी जहाँ भी फैक्ट्री का प्रोडक्शन हो रहा है उसका मालिक होगा हाउस होल्ड। और फर्म क्या होगा, वो प्रोड्यूस करेगा क्या बच्चों, गुड्स और सर्विस को। मैंने आपको आई होप बढ़िया से इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है और आपको समझ भी आया होगा। ठीक है बच्चों। तो देखो बस कुछ नहीं है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया वही आपको नीचे लिख देना, 5 नंबर पूरे मिलेंगे। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, लैंड सर, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, किसको, टू फर्म को। फर्म बच्चों इसके बदले में क्या दे रहा है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है। फिर हाउस होल्ड क्या है, अब मान लो मैंने काम करा, मुझे पैसा मिला। पैसा क्या चाहिए भाई, पैसा क्यों कमा रहा हूँ मैं, ताकि मैं भूख मिटा सकूँ या अपने जो है क्या करूँ, शौक पूरे कर सकूँ। तो पैसा लिया तो अब जाहिर सी बात है, गुड्स और सर्विस किसके पास है, इस फर्म के पास। तो इस पे मैं क्या करूँगा, खर्चा करूँगा, स्पेंड करूँगा अपनी इनकम को किस पे, गुड्स एंड सर्विस पे। और इसके बदले में जो फर्म जो गुड्स एंड सर्विस बना रही है, वो क्या कमाएगी बच्चों, रेवेन्यू कमाएगी। क्या कमाएगी, रेवेन्यू। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, इनकम किसके बराबर हो गया बच्चों, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर किसके बराबर हो गया, टू सेक्टर मॉडल में प्रोडक्शन की। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम क्या बच्चों कैलकुलेट करेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे बच्चों, वैल्यू एडिड मेथड। इसी का दूसरा नाम बच्चों क्या, प्रोडक्ट मेथड। इसी का दूसरा नाम बच्चों क्या, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय एडिंग वैल्यू एडिड ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी प्रत्येक यूनिट जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उन सभी की वैल्यू को जब हम ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या कैलकुलेट होता है, नेशनल इनकम। जैसे बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन। जैसा अभी आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे वो टेंशन फ्री आप जो है ऑल इन वन क्लासेस पर आपको हर क्वेश्चन का यानी हर कंसेप्ट का जहाँ पर जरूरत होगी मैं आपको बाकायदा डिटेल में ले जाऊँगा। ऐसी बात नहीं कि मैं बस ऊपर ऊपर भगा भगा के पढ़ाऊँगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जैसे बोल रहा है कि ये डाटा इकट्ठा करा है उन्होंने। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीडीपी ज्ञात करो, एक तो मार्केट प्राइस पे। ठीक है। कैसा बच्चों, वैल्यू एडिड मेथड से। किस मेथड से, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है बच्चों, वैल्यू एडिड मेथड, यानी प्रत्येक यूनिट प्रोड्यूस करने पे कितनी नेशनल इनकम हुई है उसी को बच्चों क्या कहते हैं, वैल्यू एडिड मेथड। जैसे बच्चों क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 1200 करोड़ का आउटपुट हुआ है। ठीक है। इसमें से इंटरमीडिएटरी कितना है, 500 है। ठीक है। टैक्स सरकार ने कितना ले लिया, 120 का। और सरकार ने सब्सिडी कितनी प्रोवाइड करी, 20 की। बच्चों सारी फिगर किसमें, करोड़ में, अज्यूम कर लेना करोड़। ठीक है। अज्यूम का करना, मैंने ऊपर लिख भी रखा है करोड़ में। ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ग्रोस वैल्यू एडिड एट फैक्ट्री कॉस्ट, यानी फैक्ट्री में बनने तक में कितना खर्चा लगा। यानी सिर्फ फैक्ट्री फैक्ट्री के अंदर घूमा है, फैक्ट्री के बाहर नहीं गया। ठीक है। तो जब बच्चों सिर्फ फैक्ट्री के अंदर घूमा है तो जाहिर सी बात है 1200 करोड़ का आपका आउटपुट बन चुका है। ठीक है। जिसमें से 500 करोड़ का आउटपुट अभी क्या मशीन के अंदर पड़ा है। तो रियली में बच्चों कितना हुआ है, 1200 में से 500 घटा दो, 700 करोड़, यानी 700 करोड़ का बच्चों क्या आपका जीडीपी हो गया। क्या हो गया बच्चों, 700 करोड़ का हमारा यहाँ पे जीडीपी हो गया, जिसकी मार्केट प्राइस कितनी है बच्चों, 700 करोड़। देख सकते हो आप फॉर्मूला। कैलकुलेट करो ग्रोस वैल्यू एडिड एट फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कितना आपने आउटपुट प्रोड्यूस करा कितने रुपए का, उसमें से कितने रुपए अभी इंटरमीडिएट यानी पूरा नहीं हुआ है, कंजम्पशन में नहीं हुआ है, मशीन में अभी फंसा हुआ है। ठीक है। तो नेट में कितना, 700 करोड़ रुपए का बना हुआ है। ठीक है बच्चों। आपको ये पता जाहिर सी बात है ना, आप जैसे मान लो मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में 1000 रुपए का क्या लिया था, गेहूं लिया था। तो ऐसा तो होगा नहीं ना, जब मैं पूरा 1000 किलोग्राम का गेहूं का ब्रेड पूरा बना लूंगा तभी मैं जाके बेचूंगा, नहीं। पहले 100 किलोग्राम गेहूं डालूंगा, उसका ब्रेड निकलेगा, उसको बेचूंगा, फिर 200 किलोग्राम का डालूंगा, उसका ब्रेड बनाऊंगा, उसका बेचूंगा। तो जाहिर सी बात है ना, बीच में कुछ तो इंटरमीडिएट में फंसा रहेगा। हाँ जी सर, ये तो ठीक है, प्रोडक्शन तो 24 घंटे यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहेगा, बनता रहेगा। रॉ मटेरियल किसी टाइम पर डलेगा, फिर कुछ मशीन के अंदर बन भी रहा होगा, कुछ मशीन के बाहर निकला होगा। तो जो मशीन से बन के बाहर निकलता है उसे हम क्या करते हैं बच्चों, जीडीपी में काउंट करते हैं। ठीक है। अब बच्चों अगर कोई पूछे आपसे कि जीवी यानी ग्रोस वैल्यू एडिड बताओ किस पे, मार्केट प्राइस पे।
मार्केट प्राइस का मतलब बच्चों अब वो कहाँ पे आ गया है, अभी तक हमने पहले क्वेश्चन में फैक्ट्री प्राइस पे निकाला था, यानी एक फैक्ट्री के अंदर घूम रहा है, लेकिन अब कहाँ घूम रहा है बच्चों, मार्केट में घूम रहा है। और आपको पता है हमारी सरकार कितनी अच्छी है, ठीक है, वो कहती है कुछ भी चीज़ बनाओ उस पर पहले हमारा हिस्सा हमें दे दो, ठीक है, बिना अपना हिस्सा लिए वो जहर नहीं बेचने देगी आपको मार्केट में, या तो आप ब्रेड बेच रहे हो, ठीक है। अब वो हिंदुस्तान की सरकार, किसी भी देश की सरकार चले जाओ, हर सरकार क्या है यही रूल अपनाती है, उसको भी भाई अपना क्या है, इकोनॉमी को चलाना है, ठीक है। तो बच्चों इसमें जैसे ऊपर देखो हमने कितने रुपए का वो निकाला था बच्चों, जैसे ऊपर चलते हैं पहले, यहाँ पे नीचे तो बाद में ले जाऊंगा, 700 करोड़ का, तो नेट में 700 करोड़ की मैं कह रहा हूँ, फैक्ट्री के अंदर 700 करोड़ की इनकम हुई है, ठीक है। इस 700 करोड़ पे सरकार ने बोला इधर आओ इधर आओ इधर आ, मुन्ना इधर आ, 700 करोड़ का सामान बना है, 120 करोड़ का क्या है, टैक्स भर दे, क्या भर दे, 120 करोड़ का टैक्स भर दे, भर दिया। अब क्या करे, सरकार से कौन ही लड़ेगा, ठीक है। फिर हम सरकार से रोने धोने लग गए, अरे माई बाप कुछ तो मदद करो, इतना हम आपको टैक्स भरेंगे, कुछ तो हमारे लिए सोचो। सरकार ने कहा ठीक है कोई नहीं, 20 करोड़ का मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, सब्सिडी। तो मार्केट में कितना बच्चों गुड्स घूमा, 700 में से 120 माइनस करके प्लस का 20 कर दो, यानी 600 करोड़ का। कितने का घूमा बच्चों, 600 करोड़ का, ठीक है बच्चों। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए घबराना नहीं है आपको, क्या एक एक धीरे धीरे कंसेप्ट बाय कंसेप्ट को चलना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम ज्ञात करो, कुछ नहीं करना, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है सबसे पहले उसको माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजप्शन पे। अगर एक्स्ट्रा पूछ रहा है कि मार्केट प्राइस पे क्या है, तो कुछ नहीं, इस वाले को क्या कर दो, जोड़ दो, और इस वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो। सरकार पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्या बच्चों कई बार सोचना पड़ता है। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले टाइप्स पे, जो कि क्या है बच्चों, एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है बच्चों, एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें बच्चों क्या करते हैं, इसमें हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, कैसे, टोटल एक्सपेंडिचर कितना करा हमने किस पे, इंटरमीडिएटरी गुड पे नहीं सर, फाइनल गुड्स पे। तो बच्चों एक बात गांठ बांध दो, जब भी नेशनल इनकम या नेशनल के बारे में बात आए, नेशन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, नेट के बारे में बात आए, किसके बारे में, नेट के बारे में, तो हमेशा फाइनल चीज़ लिया करो, इंटरमीडिएटरी का कोई मतलब नहीं होता। अब आप देख लो 11th में आप, या 12th में, सॉरी 12th में आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, एट द एंड अगर आप पास हो गए तो सब कहेंगे नहीं आपका लड़का बहुत मेहनत करता था, मैंने देखा है वो ट्यूशन लेता था, स्कूल में टाइम पे जाता था, इतनी सर्दी में भी गया, बरसात के मौसम में भी गया। और आप कितनी मेहनत कर लो 12th में, खुदा ना खास्ता नहीं हो पाए, तो आपकी क्या है, मेहनत धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। तो हमेशा बच्चों फाइनल गुड्स और सर्विस लेते किसी भी चीज़ का नेशनल इनकम को निकालते हो। तो पहले हमने क्या वैल्यू एडेड मेथड से निकाला, अब हम कौन से मेथड से निकालेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से। घबराना मत बच्चों, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला है बट ट्रिकी था, पर मैं आपको इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो देखो हमें एट द एंड क्या निकालना है बच्चों, जीडीपी। इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, ठीक है। जैसे बच्चों बता दो, सी प्राइवेट कंजम्पशन कितना हुआ है ये दर्शाता है, ठीक है। आई, उस पर आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना करा है, ठीक है। अगर आपने एक्सपोर्ट करा है तो कितने रुपए का करा है, इंपोर्ट करा है तो वो क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब आपने बाहर से सामान को मंगाया, और एक्सपोर्ट का मतलब आपने बाहर से सामान को बेचा है, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन से करवाता हूँ, क्वेश्चन से मैं आपको बढ़िया से समझा पाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करो जीडीपी, कैसे, मार्केट प्राइस से। कौन से मेथड से करना है, वैल्यू एडेड मेथड से, नहीं सर, एक्सपेंडिचर मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड से दिया रहेगा तो यहाँ आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया रहेगा, क्या आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा, नहीं सर, हमें तो सब चीज़ देखे पढ़े तो सर एक्सपेंडिचर 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 ही दे रखा। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सी, कि आपको कौन से मेथड से याद करना होगा, एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है। आपको पर यह है कि फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए बच्चों, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ अगर आप मेरे रेगुलर बैच में आए होते, या जो मैं फेस टू फेस लेता हूँ अभी, तो उसमें हम इसके तरह के 15 से 20 क्वेश्चन तक करते ही है, पूरे साल भर में 2 बार तो रिवीजन करवाता हूँ, तो बच्चों को ये रट जाता है। तो देखो बच्चों, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सी कितना दे रखा है, 600 करोड़ का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है बच्चों, 250 करोड़ का। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 200 करोड़ का। एक्सपोर्ट कितना है बच्चों, 150 का। और मेरा इंपोर्ट कितना है बच्चों, 100 का, ठीक है। सारी वैल्यू दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना है,
पहले तो एक फॉर्मूला लिखो, जीडीपी किस पे, मार्केट प्राइस पे, और फिर क्या ऊपर की सब चीज़ को क्या कर दो, फॉर्मूला पुट कर दो। 600 करोड़ का मेरा प्राइवेट कंजम्पशन है, 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 200 करोड़ का क्या था, 200 करोड़ का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, क्या था बच्चों, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, 150 का एक्सपोर्ट है, उसमें से जो मैंने इतना इंपोर्ट करा वो माइनस कर दिया, तो एट द एंड नेट इफेक्ट कितना आ गया बच्चों, 1100 करोड़। यानी अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड से निकालूँ अपनी नेशनल इनकम यानी जीडीपी को, तो मेरा जीडीपी कितने का दिखा रहा है, नेशनल इनकम मेरा 1100 करोड़ रुपए का। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरे मेथड पे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, पहले चैप्टर में हमें यही निकालना, नेशनल इनकम के मेथड पढ़ने कितने तरीके से मेथड होते हैं। तो तीसरा मेथड चलते हैं। तीसरा मेथड क्या कहता है बच्चों, इनकम मेथड। पहले मेथड क्या था, वैल्यू एडिड। दूसरा मेथड क्या था बच्चों, एक्सपेंडिचर। तीसरा मेथड क्या है बच्चों, इनकम। क्या है बच्चों, इनकम। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको पुराना भी रिवाइज कराते हुए चल रहा हूँ। तो इनकम मेथड से निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, वेजिस कितना पे करा है, यानी वेजिस कितना पे नहीं रिसीव करा है, रेंट कितना रिसीव करा है, इंटरेस्ट कितना रिसीव करा है, और उसमें प्रॉफिट कितना हमें गेन हुआ है। इन सभी को जब हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा किस पे, नेशनल इनकम पे, बाय यूजिंग इनकम मेथड। ठीक सेम प्रकार से बच्चों क्वेश्चन ऐसे है कि देखो, वेजिस एंड सैलरी हमें 500 करोड़ रुपए दे दिया, रेंट हमें 120 करोड़ का दे दिया, इंटरेस्ट हमें 80 करोड़ का दे दिया, प्रॉफिट हमें 150 करोड़ का दे दिया। कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि नेशनल इनकम जब हम इनकम मेथड से निकालेंगे तो इन सबको जब हम ऐड करना होता है, और हम जब आखिरी में ऐड करेंगे 500 करोड़ प्लस 120 करोड़ प्लस 80 करोड़ 150 करोड़, तो 850 करोड़ का मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मेरा जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, और हमारा नेशनल इनकम यानी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे कितना हो गया बच्चों, 850 करोड़ हो गया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, देखो चैप्टर का नाम क्या था बच्चों, नेशनल इनकम। क्या नाम है चैप्टर का, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ लो, और साथ में उसके रिलेटेड एग्रीमेंट, रिलेटेड एग्रीगेट्स, यानी उससे रिलेटेड जैसे कुछ टर्म्स आते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो चलो, अब हमने वो तो सीख लिया नेशनल इनकम निकालने के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, एक तो होता है वैल्यू एडिड मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है इनकम मेथड। ठीक है, अब हम उसके रिलेटेड एग्रीगेट पढ़ते हैं बच्चों। एक होता है, आपने सुना होगा जीडीपी। जीडीपी अभी तो, अगर आप थोड़ा से भी अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, वैसे वाले सोशल मीडिया पे नहीं, आप जैसे मान लो नवभारत टाइम्स पढ़ते हो, ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स की क्या है सोशल मीडिया पे आपने चैनल को लाइक कर रखा है, आपकी फीड में आज वो हमारे इन्वायरमेंट के चारों तरफ क्या घटना घटित हो रही है उन सब का फीड आती है, तो आपको पता होगा जीडीपी क्या होता है, यानी उसके बारे में भी रिसेंटली खबर आई होगी कि इंडिया की जीडीपी अभी 4% है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बढ़िया जीडीपी यानी सबसे बढ़िया देशों में गिनती हो रही है हमारी। और हमने तो है रिसेंटली अभी खबर आई है 31 दिसंबर को कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं इन द वर्ल्ड में, हमने जापान को सरपास कर दिया, यानी पीछे छोड़ दिया। तो जीडीपी बच्चों हमने सुना तो बहुत है, पर अभी तक लोगों को पता नहीं होता क्या। ठीक है तो जीडीपी, जितनी भी हमने फाइनल गुड्स बच्चों, कौन सी गुड्स, मैं आगे ना आपको वर्ड बता रहा हूँ किस कौन सी गुड, फाइनल, इंटरमीडिएटरी गुड, रॉ मटेरियल गुड, इन सब का इकोनॉमिक्स में मीनिंग होता है, पर जब भी हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो मीनिंग नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब मेरी मैं सर आप इतना जोर क्यों कर रहे हो बच्चों के, मैं पेपर दे चुका हूँ 12th का, मुझे पता है कितना ICBSE आपसे खेलेगा किस तरीके से। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो कि प्रोड्यूस करा कहाँ पे, बाहर में, आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, किसी भी एक साल में, कोई सा भी साल उठा दो, और कहाँ पे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, यानी भारत की जो भी बाउंड्री है, क्या ये जो आप ये लैंड देखते हो जैसे तमिलनाडु, ये जो भारत के जो 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश है, क्या वही सिर्फ बाकी टेरिटरी है, नहीं, 200 या 300 नॉटिकल माइल तक समुद्र के अंदर, यानी भारत की जो सीमा लगती है वहां से 300 नॉटिक माइल या 200 है, ऐसी कुछ है। ठीक है, उतने समुद्र के अंदर तक भी, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विस हमने प्रोड्यूस करा फाइनल, ठीक है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, जीडीपी। तो आज के बाद से अगर कोई कहे कि जीडीपी क्या है, तो आप फट से बोलना मार्केट वैल्यू बताओ, कितना एक साल के अंदर कितना हमने गुड्स एंड सर्विस
फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो कि हम कंज्यूम करने वाले डायरेक्टली, कहाँ प्रोड्यूस करा, आउट ऑफ द इंडिया नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी। टेरिटरी में बच्चों क्या सिर्फ 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, 200 न्यूटिकल माइल या 300 होता है, आई थिंक 300 होता है बच्चों, ठीक है। मैं आपको कंफर्म कर दूंगा आगे आने वाले जो मैं आपको सैम्पल पेपर निकालूंगा, आप मेरी सीरीज में जुड़े रहना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा इसके क्वेश्चन। तो 300 नॉटिकल माइल हम लेके चलते हैं, हमारा देश महान, ठीक है। उसके टेरिटरी में आप जितना भी गुड्स हमने फाइनल प्रोड्यूस करा वो जीडीपी कहलाता है। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है। नेट मतलब वो तो हमने ग्रोस वैल्यू पे निकाला कि ग्रोस इतना इतना करा है। अगर हमें रियल में जानना है कि नेट कितना वैल्यू है, कुछ नहीं बच्चों, जीडीपी में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दो। सर डेप्रीशिएशन क्यों माइनस कर रहे हो, क्योंकि बच्चों ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। हम मान लेते हैं कि कम हुआ है, पर रियली में हमारे जेब से खर्चा थोड़ी ना हुआ है। अब मैंने या आप जिस फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप खुद जाओ, वो फ़ोन आपने अगर नया खरीदे हुए तो 15,000 20,000 जितने का भी आपका वट एवर द प्राइस, आप अभी जाके बेचो उस फ़ोन को, आपको कोई 5,000 8,000 या 10,000 देगा। क्या रियली में आपका उतना वैल्यू खर्च करा आपने, या वो ख़त्म हो गया? नहीं। पर क्या मार्केट में वैल्यू रह गई है, वो डेप्रीशिएशन लग गया उस पर, यानी नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो गया है। जब हम नॉन कैश एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं ग्रोस में से, तो बच्चों क्या बचता है हमारा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जीएनपी है बच्चों, जीडीपी नहीं है, देखो वहाँ पे जीडीपी था, ग्रोस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक। यहाँ पे क्या बच्चों, नेट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऊपर जीडीपी था, यहाँ जीएनपी है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, एक बड़ा टर्म है। इसमें जीडीपी जीडीपी तो आएगा ही, साथ में हमें अगर बाहर से यानी आउट ऑफ द इंडिया यानी इंडिया के बोर्ड टेरिटरी से भी, बाहर से भी अगर हमें कुछ इनकम मिला है वो भी ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, जीएनपी। जैसे एनआरआई होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे इंडियंस भी रहते हैं जो कि क्या रेजिडेंट है पर वो इंडिया में नहीं रहते, तो बाहर के देशों में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, जिसे हम एनआरआई कहते हैं, ठीक है। तो जब हम उनकी इनकम भी ऐड कर देंगे तो हमारा बच्चों क्या आता है, जीएनपी आता है, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। बच्चों अगर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकालना है यानी एनएफआई है, तो आप क्या करोगे, देखो जो भी भारत के लोग रहने वाला है यानी इंडियन रेजिडेंट, कहाँ रहते हैं, इंडिया के अलावा बाहर छोड़ के चले गए हैं, यानी उन्होंने इंडिया में रह के नॉलेज तो गेन करी, ठीक है। अब उसमें उनकी भी गलती नहीं मानता, क्योंकि बच्चों अगर आप इस लेवल की मेहनत करते हो, जैसे आप मान लो एमबीबीएस पढ़ोगे, आप इसमें जाओगे, आप सीए बनोगे, सीएमए बनोगे, सीएफए, 1 लाख रुपये फीस है, आप उतने लेवल की कठोर पढ़ाई करोगे, और फिर आपको फिर वही 50,000 70,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो आपकी मेहनत का वो नहीं मिला, तो आपको जाहिर सी बात है, आप बाहर जाओगे, अमेरिका जैसे देशों में आपको 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इंडिया के लोग बाहर चले गए कमाने के लिए, ठीक है, और जो भी हमने इनकम पेड करा है फॉरेनर को, ठीक है, अगर उनको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों, एनएफआई है। और जब हम जीडीपी और एनएफआई को जोड़ देते हैं तो बच्चों क्या आता है हमारा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। बच्चों ऐसे ही हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट भी आएगा, कुछ नहीं है बच्चों, नेट, जब भी आपको नेट वर्ड आए ना, तो ग्रोथ में से डेप्रीशिएशन बच्चों माइनस करो, तो मैं हर बार लॉजिक नहीं बताने बैठूंगा क्यों डेप्रीशिएशन माइनस करा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बच्चों कई बार पेपर में, क्या मुझे तो लगता है हर बार ही पूछता हूँ, तो ये प्रेम हो गया इस एग्जामिनर को इस टॉपिक से, कि रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। बच्चों नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी मतलब जिस ईयर की आप बात कर रहे हो, ठीक है, उस ईयर में उस किसी भी फाइनल गुड्स और सर्विस का प्राइस क्या है, जब हम उस प्राइस पे उसको मेजर करते हैं इकोनॉमी में, तो वो बच्चों क्या कहलाता है, नॉमिनल जीडीपी। मतलब डेफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे देखो, नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, यानी फाइनल गुड्स और सर्विस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जो भी क्या करा हमने, जाहिर सी बात है प्रोड्यूस करा सर इकोनॉमी में, किस पे मेजर करना है, किस पे, किसी भी प्राइस पे, बेस प्राइस पे नहीं सर, करंट ईयर प्राइस। जैसे अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करता हूँ, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टाटा के नमक की थैली 13 रुपये थी, सपोज कर लो, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसमें हम जी रहे हैं, और इसमें टाटा की नमक की वैल्यू 13 से बढ़कर 18 रुपये हो गया। तो 18 रुपये से नहीं मल्टीप्लाई करना मुझे, 13 रुपये से जितना भी टाटा का नमक का पैकेट प्रोड्यूस करा है, उन सभी को क्या करूँ, 13 रुपये से
उस साल के प्राइस से जब मैं मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालूंगा फाइनल गुड्स एंड सर्विस की, तो बच्चों जो वैल्यू मेरा आंसर निकलेगा जो, तो वो कैसे कहलाएगा बच्चों, नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, यानी उस ईयर में क्या मार्केट प्राइस चल रहा था उस पर नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक बच्चों, इसके विपरीत रियल जीडीपी एक बेस प्राइस लिया जाता है, यानी एक कांस्टेंट प्राइस, यानी एक ऐसा ईयर लिया जाता है, ठीक है, जिस पे मतलब क्या है, ना तो प्राइस ज़्यादा हाई हो ना प्राइस ज़्यादा लो। ठीक है बच्चों, सबसे बढ़िया ईयर हमारे हिंदुस्तान में माना जाता है जिसका हम बेस प्राइस के रूप में उपयोग करते हैं इस टाइम पे 2012-13। ठीक है, 2012-13 एक ऐसा साल था जहाँ पे इंडिया में ना सभी गुड्स की मतलब एक जो प्राइस होनी चाहिए, ठीक है, वो वैल्यू फिक्स हो गई थी। ठीक है, मतलब हम उस लेवल पे पहुंच गए थे जहाँ पे एक गुड्स की जो प्राइस होनी चाहिए वो थी। जैसे टाटा नमक है, तो टाटा नमक की जैसे प्राइस होनी चाहिए, मुझे नहीं पता क्या होनी चाहिए, जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ 5 रुपये, तो 2012-13 में मान लो 5 रुपये हो गई थी। अब आज के टाइम पे देख लो 18 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये हो गया। तो ये क्या है, एक बेस ईयर नहीं है, यानी बेस ईयर वो ईयर होता है जो बच्चों क्या किसी भी देश के लिए क्या वो साल बढ़िया हो। तो हमारे देश के लिए पिछला कौन सा साल बढ़िया था, 2012-13, यानी 2012-13 हमारे देश के लिए सबसे बढ़िया साल में से गिनती होती है उस ईयर की। बच्चों नॉमिनल जीडीपी के फीचर्स पढ़ लो, क्या होता है। सबसे पहला, ये प्राइस चेंज को गोली मोड़ता है, बोलता है क्या, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ये कैलकुलेट करता है, यानी इट इंक्लूड क्या, इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, यानी महंगाई है या फिर मंदी है, नॉमिनल जीडीपी इंक्लूड करेगा। क्यों बच्चों इंक्लूड करेगा, क्योंकि ये मार्केट प्राइस पे काम करता है। ठीक है, इट डज नॉट शो रियल इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ, आपको पता ही नहीं होगा कि रियली में हम कितना इकोनॉमिक ग्रोथ करा हमने। ठीक है, कैन इंक्रीज ड्यू टू राइज इन द प्राइस ओनली। बच्चों जैसे मान लो अब मैंने क्या करा, दूध की प्राइस मान लो 20 रुपये कर दिया, और मैं यहाँ पे 100 थैली दूध बेचूँ, तो कितने का हो जाएगा बच्चों, ये 2000 का हो गया। वहीं सपोज कर लो कि 200 दूध की थैली बेचनी थी, और दाम अगर मान लो 10 रुपये था, तो भी कितना होता है, ये 2000 रुपये का होता है। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी तो मैंने कम बेची है, लेकिन प्राइस बढ़ा के मैं 2000 दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो क्वांटिटी ज़्यादा बेची है, प्राइस घटा के 2000 दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी में हमें क्या पता चलता है, नॉमिनल जीडीपी में हमें रियल में पता नहीं चलेगा कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है नहीं हुई है। अब पेट्रोल देख लो, 100 रुपये लीटर हो गया। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि क्या वाकई में हमने ग्रोथ करा है। तो ये कैसे जानोगे, क्वांटिटी पे, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करी है। अब 100 रुपये लीटर हो गया, 100 लीटर मैंने सपोज को यूज़ कर लिया, तो कितने का बैठता है बच्चों, 10,000 का। वहीं अगर मान लो जब कांग्रेस का रास्ता है 2012-13 में देख लो 60 रुपये का था, तो इस समय देख लो 6,000 रुपये का। अब अगर मैं वैल्यू के आधार पर चलूँ तो आपको क्या लगेगा, 6,000 बढ़िया लगेगा, 10,000 रुपये, सर 10,000 रुपये नॉर्मल सी बात है। पर अगर मैं क्वांटिटी के हिसाब से चलूँ तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मुझे तो कितना लेना था, मैंने थोड़ा सा गलत एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ आपको कितना लेना, 50 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5,000। हाँ देखो, क्वांटिटी के आधार पे देखो, 100 लीटर कंज्यूम करा, 100 रुपये लीटर, तो 10,000 का हो गया। लेकिन वही 100 लीटर अगर मैं प्राइस कम कर दूँ, 50 रुपये लेकर चलूँ, तो सिर्फ 5,000 हो गया। तो आप एक बताओ, 5,000 से हमने क्वांटिटी तो बढ़ाई नहीं, प्राइस को ऊपर नीचे करने से हमने वैल्यू बढ़ा दी। तो क्या ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, नहीं सर। इकोनॉमिक ग्रोथ कब क्या होगा, जब प्राइस भी इसी लेवल पे बढ़े जितनी लेवल पे हमने क्वांटिटी को बढ़ा दिया। ठीक है, यानी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अमीर लोगों का तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, गरीब लोगों का बढ़ नहीं रहा। और चूंकि अमीर लोगों का बढ़ रहा है तो वो गुच्ची के, अरमानी के, फरारी, लैम्बोर्गिनी खरीद के, फलाना ढिकाना खरीद रहे हैं करोड़ों करोड़ों रुपए का, और हम दिखा रहे हैं कि नहीं हमारी जीडीपी बढ़ रही है, और यहाँ आम आदमी एक सरसों के तेल के लिए भूखा भूखा मर रहा है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ यानी रियल वाली इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं दर्शाता। ठीक है, ये प्राइस चेंज को तो लेता है, यानी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बताएगा। अगर किसी ईयर में, ये मान लो जैसे अंबानी है, मान लो अब वो इस साल 1,000 टेस्ला खरीद ले, एक टेस्ला 1 करोड़ की आती है, 1,000 करोड़ का तो टेस्ला खरीद ले, देखने को आपको लगेगा वाह हमारी जीडीपी 1,000 करोड़ रुपये बढ़ गई। पर रियली में बताओ क्या बढ़ी है, क्या रियली में गरीब लोगों के लिए जीडीपी बढ़ी है, क्या हमारी इनकम पे कोई इफेक्ट बढ़ा है उस पर, नहीं सर। जैसे ये तो एग्जाम्पल ले लो, 100 यूनिट प्रोड्यूस करा है और उस साल प्राइस का चल रहा है 20 रुपये, तो हमारी नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगी बच्चों, 2,000 की हो जाएगी। वहीं बच्चों रियल जीडीपी बात करें तो एक कॉन्स्टेंट ईयर लेते हैं,
और उस कॉन्स्टेंट ईयर पे हम किसी भी ईयर के गुड्स एंड सर्विस जितना प्रोड्यूस करा उस पर वैल्यू को निकालते हैं। जैसे बच्चों अगर मैं एग्जांपल लूँ इसका, 100 यूनिट प्रोड्यूस करा पर बेस ईयर बच्चों मैं क्या ले रहा हूँ 10 रुपये, तो मैंने कितना उस समय का रियल जीडीपी हो गया बच्चों 1,000 रुपये का। ठीक है, रियल जीडीपी क्या हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाएगी। ये बताएगी 2012-13 में हम सिर्फ 50 क्वांटिटी यूज़ करते थे और 2025-26 में आज हम 100 क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, यानी हमने 50 क्वांटिटी की बढ़त करी है। ठीक है, 2012-13 में हमारी जितनी भी आर्मी के जितने भी इक्विपमेंट थे हम सारे बाहर देश से खरीदते थे, लेकिन 2025-26 में हम खुद बनाते हैं, यानी अब हम क्या हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। तो यहाँ पे हमने ग्रोथ करी है। ठीक है, 2012-13 में हम क्या टेक्नोलॉजी से हम दूर हिचकते थे, वहाँ पे 2G का ज़माना था, रिचार्ज महंगे होते थे। लेकिन आज के टाइम में हमने टेक्नोलॉजी को बड़ी तेज़ी से अडॉप्ट करा है, भीम यूपीआई, वेजिटेबल सेलर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने करा, यहाँ पे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ करा है। तो ये कौन बताएगा, रियल जीडीपी बताएगा। रियल जीडीपी कंपैरिजन करने में मदद करेगा। देख लो वो क्या, आपने बेस ईयर 10 रुपये के हिसाब से, तो आपके हिसाब से तो 1,000 रुपये ग्रोथ करना चाहिए, लेकिन आपने नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से कितना ग्रोथ करा आपने 2,000 रुपये का। तो आप कंपेयर कर सकते हो ना कि 2,000 रुपये का और नो रियल के हिसाब से 1,000 रुपये का, यानी 1,000 रुपये का हमने यहाँ पे क्या करा है, ग्रोथ करा है। यानी कंपैरिजन हो सकता है इनकम का ओवर द ईयर। ठीक है, रियल जीडीपी बताएगा वाकई में क्या हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी की तरह ये इफेक्ट नहीं होगा, यानी प्राइस को क्या करता है उतना मैटर नहीं करता। ये देखेगा क्या वाकई में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है कि नहीं। ये तो नहीं है कि सिर्फ 10-12 लोग जो कि इंडिया में अमीर है, जैसे टाटा, ठीक है, अंबानी, अडानी, ठीक है, फिर ये हमारा हो गया वो महिंद्रा के जो हमारे मालिक हो गए, बिरला जी हो गए, ठीक है, मंगलम जी हो गए, क्या इन सब की वजह से तो नहीं सिर्फ हमारा इकोनॉमिक बढ़ावा दिख रहा है। ठीक है, और ये बच्चों एक फॉर्मूला बस याद कर लो कि रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। करंट ईयर का आउटपुट को बेस ईयर प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रियल जीडीपी हमें मिल जाता है। बच्चों जीडीपी और वेलफेयर का क्या वो है, मतलब रिलेशन क्या है इसका, वो बताओ। तो बच्चों जीडीपी, अगर हमारा जीडीपी बढ़िया होगा तो हमारा ये क्या दर्शाएगा, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाएगा। ठीक है, पर ये वेलफेयर को क्या दर्शाएगा, क्या जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ेगा, ऐसा जरूरी है? नहीं सर, जरूरी नहीं है। जीडीपी तो जब भी बढ़ सकती है जब एक कंपनी धड़ल्ले से प्रोड्यूस करे सामान को बेच दे बाहर, तो जीडीपी बढ़ेगी, पर उसका मन नहीं है वेलफेयर करने का। आप थोड़ी ना बाउंड कर सकते किसी को, नहीं जबरदस्ती में तू सोशल के काम कर। ठीक है, तो जीडीपी और वेलफेयर के कुछ लिमिटेशन होते हैं। सबसे पहले क्या, इनकम इनइक्वलिटी, इसका तो परफेक्ट एग्जाम्पल देख सकते हो आप। इसी टाइम पे भी भारत में 90% लोगों के पास जितना पैसा नहीं होता 10% लोगों के पास पैसा है। इससे बड़ा इनइक्वालिटी क्या बता सकता हूँ, नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी होगी। ठीक है, यानी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा इंक्लूड नहीं है, जीडीपी क्या करता है, एक्सक्लूड करता है, क्योंकि जीडीपी कहता ही है फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जिसको हमें किस पे बेस करना है, प्राइस पे बेस, यानी प्राइस को फिर उससे क्या करना है, क्वांटिटी को फाइनल गुड्स और सर्विस को मल्टीप्लाई करके जो निकलता है वो जीडीपी कहलाता है। तो ये नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी को क्या करता है, एक्सक्लूड करता है। ठीक है, इससे कुछ जीडीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इन्वायरमेंटल को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया कि नहीं कर दिया। आईटीसी देख लो, हर साल लाखों मात्रा में पेड़ काटता है जो सिगरेट बनाने के लिए यूज़ करी जाती है। क्या आईटीसी वैसे तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका प्रोडक्ट बिकेगा, हमारे उसका सेल बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा। पर क्या जीडीपी को इससे फ़र्क पड़ता है कि पेड़ कट रहे, जंगल कट रहे? नहीं, क्योंकि इसको कोई एक्सक्लूड कर देता है, ये इन्वायरमेंटल डैमेज को। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डज नॉट मैटर। आप देख लो खाद पानी आजकल किसान इतना फसलों में छिड़क रहे हैं, कोई फसल 3 महीने में होती थी अब वो 15 दिन में उगा दे रहे हैं। आप देखोगे इतने बड़े बड़े अमरूद मिलते हैं, जैसे इतने मैं क्या बताऊँ, कोई भी सब्जी देख लो आपको इतने मोटे मोटे सब्जी मिलने शुरू हो जाएंगे इंजेक्शन डाल के। छोटे छोटे सब्जी मतलब जैसे मान लो टमाटर देख लो, वो छोटे से होते हैं, उसमें इंजेक्शन रात को डालते हैं, सुबह इतने बड़े बड़े 1-1 2-2 किलो के टमाटर होने लग जाते हैं, बैगन होने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी क्या करता है, इकोनॉमिक यानी जीडीपी क्या है, इग्नोर कर देता है जब भी हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या, नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड एग्रीगेट। ठीक है, इसमें बच्चों मेन क्या था, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमारा होता है वैल्यू एडिड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है,
ठीक है जी। और रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इस पर तो अच्छा खासा बहस करा है मैंने। ठीक है, यही सब क्या हमारा पहला चैप्टर में मेन मेन बस आपको कंसेप्ट, आगे वाले चैप्टर में आने वाले कंसेप्ट का बेस तैयार करा गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है बच्चों, मनी एंड बैंकिंग, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ जी दोस्तों, तो एक बार फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बिना कुछ टाइम वेस्ट करें। तो जैसा कि अभी तक हमने ऊपर पढ़ा किसके बारे में, नेशनल इनकम क्या होता है और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपना अगला चैप्टर, जो कि क्या है, मनी एंड बैंकिंग सिस्टम। मनी क्या होता है और बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। इसमें हम पढ़ेंगे CRR रेशो क्या होता है, SLR रेशो क्या होता है, किस तरीके से सरकार कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मनी, सबसे पहले मनी से बच्चों आप क्या समझते हो। मनी, मनी इज एनी थिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल, किसके लिए, टू बाई गुड्स एंड सर्विस एंड टू रीपे डेट। यानी हर वो चीज़, यानी हर वो चीज़ जो कि क्या है, लोगों के द्वारा एक्सेप्ट करी जा रही है, किसके लिए, गुड्स एंड सर्विस को बाई करने के लिए, या फिर अपने जो डेट कर्जा ले रखा था उन्होंने उसको पे करने के लिए। ठीक है, इन मॉडर्न टाइम जैसे जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा मनी में इन मॉडर्न टाइम में। सबसे पहले तो बच्चों नोट्स, जो कि RBI इशू करती है। तो ये कौन इशू करता है बच्चों, RBI। ठीक है, फिर आ गया बच्चों कोइंस। कोइंस बच्चों RBI इशू नहीं करता, कोइंस बच्चों कौन होती है, गवर्नमेंट इशू करती है। वो भी कौन सा कॉइन, 1 रुपये का सिर्फ। ठीक है बच्चों, 1 रुपये का कॉइन्स RBI इशू नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट है। ठीक है, या फिर हमने जो बैंक में अपना मनी डिपॉजिट कर रखा है, जैसे ATM मनी हो गया, वो भी क्या मनी में इंक्लूड होता है। ठीक है बच्चों, मनी, जब मनी तो बच्चों अभी आया, जब मनी नहीं था उससे पहले बच्चों क्या चलता था हमारे यहाँ, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था बच्चों, ये सपोज कर लो ये A पर्सन है और ये सपोज कर लो ये B पर्सन है। A पर्सन के पास वीट है और B पर्सन के पास राइस है। ठीक है, तो इसको राइस खानी होती है, राइस ले लेगा, इसके बदले में क्या दे देगा, उतनी मात्रा में वीट या जो भी उनका स्टैंडर्ड होगा उस टाइम पे, तो वीट दे देगा। ठीक है बच्चों, तो बार्टर सिस्टम, ठीक है, बार्टर सिस्टम को क्या करा, मनी ने रिमूव कर दिया। ठीक है, बिकॉज बच्चों बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यानी बार्टर सिस्टम को पूरा करने के लिए ये जरूरी था कि जैसे मान लो इस पर्सन के पास वीट है और इस पर्सन के पास राइस है, तो ये दोनों पर्सन का मिलना जरूरी था। अब मान लो इसको वीट नहीं चाहिए, इसको चाहिए था वो कहा लो ग्रेन्स, दाल चाहिए थी इसको। ठीक है, अब बताओ इसको क्या चाहिए, दाल, पर इसको पास क्या है, राइस। ठीक है, अब इसको तो दाल चाहिए पर इसको क्या चाहिए, राइस। अब क्या ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, नहीं। अब इसको एक्सचेंज करने के लिए इस वाले आदमी को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसको दाल की ज़रूरत है। इसको दाल की ज़रूरत है, इसको किसको ज़रूरत है, राइस की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ी कोइंसिडेंस क्या होती थी बार्टर सिस्टम की, कि इसमें डबल कोइंसिडेंस होनी चाहिए। यानी जो आप बेचना चाह रहे हो, सामने वाला वो चीज़ खरीदना चाहिए, जब भी बार्टर सिस्टम पूरा हो पाता था। लेकिन जब हमने मनी इंक्लूड करा तो हमने ये डबल कोइंसिडेंस को ख़त्म कर दिया। मनी में क्या करते हैं हम, पैसा दे के आप चावल खरीदो, अब पैसे दे के आपको दाल खरीदना, दाल खरीदो, पैसे दे के आप गाड़ी खरीदो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम फंक्शन ऑफ मनी। मनी के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला बच्चों प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का, एक्सचेंज करने में मदद मिलता है। यानी मनी जो है एक्ट करता है एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में एक जो इंटरमीडिएटरी है, यानी बिचौलिए के रूप में मनी क्या करता है, एक्ट करता है। जैसे यदि आप सेल करना चाहते हो गुड्स, तो आप क्या मनी के अपना गुड्स सेल करोगे, इसके बदले में क्या पैसे ले लोगे, और फिर उसी पैसे का यूज़ करके आप क्या अपने कुछ अलग गुड्स को खरीद सकते हो। जैसे सपोज करो मैं क्या वॉशिंग मशीन बनाता हूँ, मैं कौन हूँ, A पर्सन हूँ, मैं एक वॉशिंग मशीन बनाता हूँ। ठीक है, और मुझे खरीदनी है रोल्स रॉयल कार। ठीक है, तो अब ये तो है नहीं, बार्टर सिस्टम में क्या होगा, बार्टर सिस्टम में मुझे एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो
क्या है, रोल्स रॉयल कार रखता और रोल्स रॉयल कार को बेचकर क्या वॉशिंग मशीन खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखो बहुत ही इत्तेफाक की बात हुई कि मुझे वो पर्सन मिल जाए। लेकिन जब से पैसा आया, कोई बात नहीं, मार्केट में जाके वॉशिंग मशीन कर दूंगा। मान लो 1 करोड़ की मैंने वॉशिंग मशीन बेच दी, अब फिर जाके शोरूम में जाऊँगा रोल्स रॉयल की, वो 1 करोड़ रुपये दूंगा और वहाँ से रोल्स रॉयल कार खरीद लूँगा। तो मुझे डबल कोइंसिडेंस वांट की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। जैसे बच्चों, यू बाई ए बुक बाई पेइंग मनी बट नॉट एक्सचेंज राइस और वीट, यानी आपको अगर बुक खरीदना है तो आप पैसे दो, बुक खरीदो। ये जरूरत नहीं है कि आप बुक के बदले राइस दो या वीट दो। ये कब होता था, जब बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। मेजर ऑफ वैल्यू, मनी क्या है, मनी किसी भी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी आप देख लो एक पेन है, उसकी कॉस्ट क्या 10 रुपये, तो आपने क्या करा, पेन की वैल्यू को मेजर करा। वहीं एक बुक है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये, यानी आपने बुक की कॉस्ट को भी क्या कर लिया, यहाँ पे मेजर कर लिया। पर वही सोचो, जब राइस और वीट आपस में एक्सचेंज करते होंगे तो ऐसे कोई स्टैंडर्ड तो होगा नहीं कि 1 किलो राइस के बदले 1.5 किलो वीट चलेगा, देना पड़ेगा, 1.5 किलो राइस के बदले 1 किलो वीट देना पड़ेगा, नहीं। उस समय में जो इन दोनों के बीच में म्यूचुअली एग्रीमेंट होता, वो क्या होता, म्यूचुअली एग्रीमेंट करके दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो ये बच्चों उस टाइम पे गलत होता था, क्योंकि एक पार्टी को हो सकता है कि ज़्यादा बेनिफिट हो जाए, दूसरा पार्टी जो है नुकसान में चला जाए। तो मनी क्या, मनी आने से किसी भी गुड्स और सर्विस की हम वैल्यू को मेजर कर पाते हैं। तो ये तो बच्चों था प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या है बच्चों, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी हम क्या पैसे को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। किसके लिए, फ्यूचर में जब हमें यूज़ करना पड़ेगा हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। सबसे बड़ी जो है मुझे तो बेनिफिट या एडवांटेज यही लगता है मनी का, कि हम इसे क्या कर सकते हैं, स्टोर। क्योंकि बार्टर सिस्टम में आप वीट गेहूँ आप कितने साल तक, 2 साल 5 साल तक स्टोर कर सकते हो, उसके बाद क्या सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, किसी काम के नहीं है। लेकिन पैसा का, पैसा ऐसा नहीं है, आप पैसा अभी जाओ बैंक में जमा करा तो 50 साल बाद निकाला जाओगे, 50 साल बाद निकल जाएगा। तो मनी कैन स्टोर परचेसिंग पावर, किसके लिए, फॉर द फ्यूचर यूज। यानी अभी तो आप सक्षम हो, अभी आप मतलब क्या जवान हो, अभी नई नए क्या हो, आप अभी जवान हो, आपके अंदर अलग तरह की अभी फुर्ती है, तो आप क्या करोगे, अभी दबा के कमा सकते हो, बढ़िया जॉब को गेन करोगे, कमाओगे, और साथ में क्या करोगे, पैसा को क्या खर्च भी करोगे, कुछ डिपॉजिट भी करना बच्चों, क्योंकि जब मैं 60 साल के हो जाओगे, 50 साल 55 के हो जाओगे, तो आप इतनी कैपेबल नहीं रहोगे कि जितनी आज आप मेहनत कर रहे हो उतनी आप मेहनत उस एज की उम्र में कर सको। तो सेविंग मनी इन अ बैंक फॉर फ्यूचर के नीड्स के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी मनी जो है यूज़ किया जा सकता है फॉर टू मेक फ्यूचर पेमेंट, यानी जो फ्यूचर में आपको पेमेंट करनी है उसके लिए भी क्या है, मनी जो है यूज़ किया जाता है। जैसे लोन रिपेमेंट, मैंने आज तो पैसा ले लिया 10 लाख रुपए का, मैं क्या करूँ इंस्टॉलमेंट में फ्यूचर, या मुझे 10 साल बाद क्या 10 लाख रुपए देने, सपोज करो 10 लाख लेना, 10 लाख ही देना है, एक ऐसा मार्केट में जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो मनी किसके लिए यूज़ किया जाएगा, डेफर्ड पेमेंट के लिए, जैसे सैलरी पेड करनी होती है एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों क्या पढ़ेगा, अब हमने मनी के बारे में पढ़ लिया कि मनी क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें। फिर हमने पढ़ा प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मनी का, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है। अब हम चलते हैं सप्लाई ऑफ मनी में। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, तो बच्चों मनी सप्लाई मतलब रेफर करता है क्या, टोटल अमाउंट ऑफ मनी कहाँ अवेलेबल है, किस पे, इन द इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी में कितना अमाउंट ऑफ मनी वहाँ की सरकार ने मतलब वो कर रखा है, अपनी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर रखा है, वही क्या कहलाता है बच्चों, मनी सप्लाई कहलाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसा कि बच्चों इंडिया में अपनी गोल्ड का हम 75%, अपनी गोल्ड का 75%, यानी जितनी भी हमारा गोल्ड रिजर्व है उसका 75% कर दो, उतनी वैल्यू की करेंसी इंडिया में आरबीआई जो है इंडियन इकोनॉमी में उसने क्या कर रखा है, निकाल रखा है, छोड़ रखा है। ठीक है, तो यही कहलाता है, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ मनी हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है, उसे हम बच्चों क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। तो अगर आपको मनी सप्लाई निकालना हो तो आप क्या निकाल सकते हो, जैसे करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, आम पब्लिक ने कितनी करेंसी हेल्ड कर रखी है, प्लस में नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक, अब प्लस में उसने कितना अपनी डिपॉजिट को बैंक में कितना रख रखा है, एक तो बैंक में रखेगी और एक घर में कुछ रहेगा पैसा। हाँ जी सर, ज़रूरी बात है, हर चीज़ के लिए तो ना बैंक में भागना पड़ेगा, चाहे हम कितना अभी वो डेवलप हो गया है, कितना ही एआई कितना टेक्नोलॉजी आ गई है। तो बच्चों
करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जो आपको मैंने बताया ना मनी सप्लाई का फॉर्मूला, क्या मनी सप्लाई का फॉर्मूला है करेंसी कितना पब्लिक ने हेल्ड कर रखा प्लस वो नेट डिमांड डिपॉजिट। तो जो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक में क्या क्या इंक्लूड होगा सर, एक तो नोट्स 500, 1000, 1000 के तो बंद हो गए, 500, 100, 200 के नोट्स, 2000 के भी अब देखने को नहीं मिलते हैं, और कोइंस, 1 रुपये का कोइंस, 2 रुपये का कोइंस, 5 रुपये का कोइंस। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या एक्सक्लूड कर देंगे, कैश हेल्ड बाय बैंक, बैंक ने जो अपना कैश कितना हेल्ड कर रखा वो एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि बैंक के पास अपना खुद का कैश कहाँ से हो गया, बैंक तो नहीं इंडिविजुअल है, वो तो हमने वहाँ डिपॉजिट कर रखा है ना, तो वो क्या एक्सक्लूड कर देंगे, बैंक के पास जो भी कैश रखा हुआ है वो क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है बच्चों, और ऊपर एक चीज़ हमने और पढ़ा था, नेट डिमांड डिपॉजिट। तो नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है बच्चों, ये बैंक डिपॉजिट होते हैं जो कि विच कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम, यानी कुछ पैसा हमने कैश में रखा अपने जेब में और कुछ पैसा हम बैंक में रखते हैं, और वो ऐसा पैसा होता है जब हम चाहे जब हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल सेविंग अकाउंट हो गया, हमारा करंट अकाउंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, नेट डिमांड डिपॉजिट। बट बच्चों नेट डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंक डिपॉजिट क्या माइनस कर देना। सर इंटर बैंक डिपॉजिट, जैसे एसबीआई ने अपना पैसा क्या लिख रखा है, पीएनबी में लिख रखा है। आप बता एसबीआई का इंडिविजुअल है, उसे पैसा कमाता नहीं, एसबीआई के कस्टमर ने, जैसे एसबीआई के कस्टमर ने क्या है, एसबीआई में बोला पैसा जमा कर रखा है, पर एसबीआई कस्टमर ने इतना पैसा जमा कर दिया ना, एसबीआई उसे यूज़ नहीं कर पा रही है। क्या करेगी एसबीआई, यूज लोन दे सकते ज़्यादा ज़्यादा। अब मार्केट में लोग, कोई लोग लोन लेने को मतलब क्या है, राजी नहीं हो रहे। ठीक है, तो क्या करेगी एसबीआई, अब अगर अपने पास पैसा रखेगी तो पैसे की वैल्यू गिरेगी, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रेट से पैसे की वैल्यू गिरती है। तो एसबीआई ने काम करा, पीएनबी में अपना खाता खुलवाया अलग नाम से, उसमें पैसा जमा कर दिया, जहाँ कुछ रुपए नहीं मिलने तो उसे अपने पास रखने पर वहाँ 2%, 3% का ब्याज तो मिलेगा ही। तो ये बच्चों क्या होता है, इंटर बैंक डिपॉजिट, जब एक बैंक दूसरे बैंक का पैसा रखता है, तो वो हम क्या कर देंगे बच्चों, मैनेज कर देंगे, क्योंकि वो हमारा मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, ये इसके टॉपिक, यानी मनी कैसे क्रिएट किया जाता है बाय द कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, अभी हम पढ़ते हैं। जैसे देखो मैं क्या हूँ बच्चों, ए पर्सन, ठीक है, मैंने क्या करा, 100 रुपये सपोज करो बैंक में जमा करा। ठीक है, आप देखोगे बैंक की पॉलिसी होती है, बैंक अगर मान लो आपका सेविंग अकाउंट है तो एक नॉर्मल अमाउंट तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक आप निकाल सकते हो। सपोज करो उस टाइम पे 100 रुपये बहुत बड़ी बात है, आप 20 रुपये एक टाइम पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या करेगी बैंक, इस 20 रुपये को तो छेड़ेगी नहीं, क्योंकि भाई कभी भी आप निकाल सकते हो, 80 रुपये बचे हैं उस बैंक के पास। ठीक है, अब मैं क्या हूँ, B% और C% आया। B% कहा कि सर मुझे लोन चाहिए, मुझे एक बिजनेस चालू करना, बोला ओके आ जाओ सर। C% ने भी कहा सर मुझे भी लोन चाहिए, इसने कहा कि सर मुझे भी 80 रुपये का लोन चाहिए, इसने कहा मुझे भी 80 रुपये का लोन चाहिए। अब बैंक के पास है कितने, 80 रुपये। वैसे देने किसको चाहिए थे बैंक को, किसी एक ही पर्सन को, पर बैंक यहाँ पे क्या चालाकी खेलेगी, बैंक कहेगी ठीक है हम 80 रुपये का लोन देंगे, पर हमको आपको क्या देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे। किस में, इंस्टॉलमेंट में। पहले थोड़ा सा अमाउंट डिसवर्स करेंगे, उसको पूरा यूज़ करना आप, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अमाउंट डिसवर्स करेंगे। ठीक है, तो बैंक क्या करेगी, 40 रुपये ऐसे दे देगी, 40 रुपये ऐसे दे देगी। अब फिर जितने, अब एक दिन में थोड़ा ना अंदर को 40 रुपये खर्च कर देगा, इस पर कुछ इंटरेस्ट कमाएगी, ब्याज कमाएगी। ठीक है, मान लो 40 रुपये दिया तो 10 रुपये का इंटरेस्ट कमाया, तो 50 रुपये हो गया, ये 50 रुपये हो गया। ठीक है, इतने में वो कुछ पे भी कर देगी इसे। ठीक है, फिर बाद में और भी कस्टमर आएंगे, B, C। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक क्या करेगी, कुछ लोगों का पैसा कितनी बार वो क्रिएट करके, यानी जगह जगह इन्वेस्ट करके कितनी बार वो पैसा कमा सकती है। इसी प्रोसेस को बच्चों क्या कहते हैं, मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। अगर हम डेफिनेशन पढ़े, मनी क्रिएशन मीन्स एक प्रोसेस जिसके द्वारा कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, क्रेडिट लोन देती है। ठीक है, मैनी टाइम, बहुत ही बार, मोर देन द ओरिजिनल डिपॉजिट, जितना ओरिजिनल डिपॉजिट होता है उससे ज़्यादा भी कई बार क्या लोन दे देती है। जैसे मान लो उसके बाद 80 रुपये बचा था, अब B बोल रहा है कि सर मुझे 120 रुपये चाहिए, पर बैंक क्या बोलेगी कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट में दूंगी, पहले 20 रुपये दूंगी, फिर 20 रुपये दूंगी, फिर 20 रुपये, और B, C, D कितने भी आ जाए तो बैंक देखेगी अपना हिसाब, क्या मैं दो पार्टी को दे सकती हूँ, क्या इस तरीके से मैं अरेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो क्या बैंक की पॉलिसी होती है, बैंक के पास 1-2 रुपये तो होता नहीं, बहुत रुपये होते हैं, अगर मार्केट के पूरे जितने भी कस्टमर है उसके खाते में, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ठीक है,
और बच्चों बैंक जो है वो क्या फॉलो करता है बच्चों, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, जो मैंने आपको बताया ना 20 रुपये 30 रुपये ऐसे करके पैसे जो लोन के रूप में देता है वो फॉलो करता है। यानी दे कीप अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ डिपॉजिट एज ए रिजर्व। जैसे 20 रुपये मान लो मैंने क्या दिया, 100 रुपये इन्हें जमा करा है, मैंने कहा क्या 20 रुपये जब चाहो जब निकाल लो, अभी चाहो अभी निकाल लो, ठीक है। एंड लैंड बाद बाकी जो 80 रुपये बचा है उसको निकालने के लिए आपको बकायदा 1 या 2 दिन पहले बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि बैंक क्या सके अरेंज कर सके, ठीक है। तो बचा कुचा जो होता है वो क्या करते हैं कि लैंड जो रेस्ट होता है वो लोन पे चढ़ा देगी, और उस पर क्या कमाएगी, उस पर 10% से इंटरेस्ट लेगी, इधर 2% का इंटरेस्ट पर पे करेगी, 8% का इंटरेस्ट उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से बैंक क्या करती है, पैसा कमाती है। बच्चों अब आपको एक CRR रेशो मिलेगा। क्या रेशो बच्चों मिलेगा, CRR रेशो, ठीक है। इसे हम कहते हैं बच्चों कैश रिजर्व रेशो। या RBI जो होता है वो क्या होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बैंकर्स ऑफ बैंक है, ठीक है। यानी बैंक के ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी काम करती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टाइम पे CRR रेशो जो है क्या करती रहती है, इशू करती रहती है। CRR रेशो होता है कि जैसे मान लो एक बैंक के पास टोटल कितना डिपॉजिट आया पब्लिक से, जैसे बैंक के पास आया मान लो 100 रुपया टोटल डिपॉजिट, तो RBI कह सकती है इसका 5% या इसका 20% जितना भी है। मान लो RBI ने कहा कि इसका 10%, यानी 10 रुपया बैंक के पास हर वक्त होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकती बैंक की, 100 रुपया पब्लिक ने डिपॉजिट करा, 100 के 100 लोन में दे दिए। अब कल को किसी पब्लिक को जरूरत पड़ेगी पैसे की तो कहाँ से लेकर आएगी, लोन वाले छीन के लेकर आएगी, नहीं। तो RBI क्या मैंडेट करता है, कंपलसरी होता है हर बैंक के लिए कि जो भी RBI ने सर्कुलर निकाला अपने कि आपको इतने रुपए का 5%, 10%, 15%, 2% जितना भी है वट एवर, उतना वो क्या रखना पड़ेगा, हमेशा अपने पास रखना ही पड़ेगा। इसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, CRR रेशो, कैश रिजर्व रेशो। क्या RBI के पास रखना नहीं, बैंक अपने पास ही रखेगी। तो CRR इज द परसेंटेज होता है किसका, टोटल डिपॉजिट जो बैंक के पास है वो किसके पास रखना पड़ेगा, या तो RBI के पास रखना पड़ेगा, खुद के पास भी रख सकती है। तो हायर CRR, अगर RBI ने सपोज करो 100 रुपये डिपॉजिट करो बैंक में, कितने बोला कि 75% आपको मेरे पास डिपॉजिट रखो, ठीक है। तो अगर CRR रेशो ज़्यादा कर देगी तो अब 75 रुपया तो बैंक को RBI के पास रखना पड़ेगा कैश डिपॉजिट के रूप में, तो सिर्फ 25 रुपया ही लोन दे सकती है। वहीं से बोलो 100 रुपया है, RBI ने कहा 10% रखना है आपको, सिर्फ 10%, अभी 100 में से 10 रुपया उसे RBI के पास एज ए CRR रखना है कैश रिजर्व रेशो के रूप में। बाद बाकी बचे 90 रुपये को क्या लोन दे सकती है। तो किस में ज़्यादा मनी क्रिएशन करेंगे, 90 रुपया लोन देके बैंक ज़्यादा कमाएगी 25 रुपये का, सर कैसी बात कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है 90 रुपया देके ज़्यादा लोन कमाएगी। बच्चों यही सब जो टूल होते हैं, CRR हो गया, SLR हो गया, रेपो रेट हो गया, यही सब टूल होता है जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, महंगाई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसी चीज़ को अपना के। लोअर CRR कर देगी तो मनी क्रिएशन ज़्यादा होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, मनी मल्टीप्लाई। कुछ नहीं है बच्चों, ये क्या 1/CRR कर दो, यानी कितना कैश रिजर्व रेशो गवर्नमेंट कैरी रखने को, उसको जब आप इस तरीके से डिवाइड कर दोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कितने टाइम मनी क्रिएट कर सकते हो। जैसे बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं, गवर्नमेंट ने कहा आपको 20% क्या है वो रखना है, पैसे को रिजर्व के रूप में RBI के पास रखना है, RBI ने कहा। तो कुछ नहीं, आप क्या कर दो, एक को 20% से भाग कर दो, यानी अभी जो 80 रुपया, मान लो 1 रुपये में से 0.2 रुपया आप तो उसके पास रखोगे, तो जो 0.8 रुपया है वो आप कितनी बार, 5 बार क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको 5 टाइम मनी क्रिएट कर सकते हो उस बचे हुए पैसे से। अब बच्चों हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक, जो कि क्या है, RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता सेंट्रल बैंक, वो क्या बैंक है ओनली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक है बच्चों, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ये टॉप मॉनिटरी अथॉरिटी है ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। जैसे अमेरिका में FDI है या FRI है, ऐसी कुछ है। इंडिया में तो अब पता है RBI है, ठीक है। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज RBI, ठीक है। ये क्या करती है बच्चों, किसी भी देश की इकोनॉमी में मनी की सप्लाई, चाहे मनी कितना इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करना, उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं इन द इकोनॉमी में, ठीक है। RBI के बच्चों फंक्शन क्या है, सबसे पहले बैंक ऑफ इशू होती है, यानी RBI के पास मोनोपोली है किसका, इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया।
यानी भारत सरकार चाहे या मोदी सरकार चाहिए तो वो खुद ही इशू नहीं कर सकती, ना 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 चलो इशू करो 1500 का नोट, 1000 रुपये का नोट तो बंद है ना, मैं इशू कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। आरबीआई के पास ही मोनोपोली है, वो चाहेगी तो ही करेंसी नोट इंडिया में कितने रुपए का भी, या 75 रुपये का भी इशू कर सकती है, 750 का भी इशू कर सकती है, जो उसका मन करेगा उतना इशू करेगी। पर 1 रुपये की नोट की पावर किसे दी गई है? गवर्नमेंट को दी गई है। बोला कि 1 रुपये का सिक्का या 1 रुपये का नोट आप तो चाहे निकाल सकते हो, ठीक है। ये गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करते हैं बच्चों। कैसे? ये आरबीआई में जो है वो कोई भी खाता नहीं खुलवा सकता बच्चों, ये मत सोचना कि इसमें हम खाता खुलवा ले जाके, नहीं। आरबीआई क्या है कि बस रेगुलेटरी अथॉरिटी है बच्चों, ठीक है। ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट का बैंकर होते हैं, यानी गवर्नमेंट के आधार पे क्या करते हैं? फाइनेंशियली एडवाइजर प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट को, एज ए एजेंट के रूप में काम करती है, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा जाता है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में गया, जीएसटी के रूप में हम जो पैसा जमा कराते हैं, इनकम टैक्स हो गया, फिर आपको फाइन एंड पेनल्टी लगती रहती है, ट्रैफिक चालान्स हो गए, ठीक है, और पेनल्टी लगा दिया, आपने बिजली चोरी करी तो पेनल्टी लगी, सब कहाँ जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। तो वो खाता, ठीक है, तो वो कौन से बैंक में जमा होता है? आरबीआई में जमा होता है, ठीक है। तो आरबीआई क्या मेंटेन करता है? गवर्नमेंट अकाउंट का, प्रोवाइड करता है लोन्स व्हेन एवर नीडेड, जब भी लोन नीडेड, गवर्नमेंट को लोन की ज़रूरत होती है तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करता है। बैंकर्स बैंक होता है, समझिए अब माई बाप होता है हर बैंक का आरबीआई। आरबीआई एक्ट करता है एज अ बैंक फॉर कॉमर्शियल बैंक के रूप में, ठीक है। जैसे CRR रेशो, यानी हर बैंक को कंपलसरी है कि वो अपना खाता आरबीआई में, बैंक को, इंसान को नहीं, हर बैंक को जरूरी है कि वो अपना खाता आरबीआई में खुलवाए। क्यों बच्चों? वहाँ पे CRR रेशो, यानी जो भी आरबीआई मैंडेट करेगी उतना पैसा आप रिजर्व तो रखोगे ना। ड्यूरिंग द इमरजेंसी आपको क्या प्रोवाइड करना? लोन। अगर आप मान लो कोई बैंक डूब रही है, ठीक है, अभी जैसे मान लो कौन सी बैंक डूब रही थी, मुंबई में कोई बैंक थी, बंदर बैंक ऐसी बैंक थी, वो डूब रही थी, ठीक है। तो क्या करा आरबीआई ने? उसे डूबने, वो पेटीएम देख लो ना बच्चों, सॉरी उसका चला गया पेटीएम, नहीं माना पेटीएम को, लगा कि आरबीआई की हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मान लिया, बंद कर दिया ना उसे, ठीक है। ऐसे ही लोन प्रोवाइड करिए ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कोई बैंक डूब रही है, गवर्नमेंट को लगता है, सॉरी आरबीआई को, कि अगर ये बैंक डूब जाए, जैसे मान लो कल को पीएनबी डूब रही है, मतलब कुछ हो गया, वीजा मान ले जैसे 10-12 लोग आ गए, उसको फ्रॉड करके पैसे भाग गई पंजाब नेशनल बैंक का, अब वो डूब रही है। पर बच्चों अगर पंजाब नेशनल बैंक आज के टाइम पे डूब जाए तो इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, मार्केट सब धड़ाम से गिर जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो पता ही नहीं क्या होगा, मतलब मार काट मच जाएगी, ये मान लो गृह युद्ध तक छिड़ सकता है, ऐसा हाल हो जाएगा। तो अब कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इस तरह का हाल हो, क्या करेगी? वहाँ पे आरबीआई आएगी, वो बोलेगी पंजाब नेशनल बैंक को, घबराओ मत, मेरे से लोन लो आप कम परसेंट में, धीरे धीरे क्या करो, बिजनेस को चलाओ, धीरे धीरे क्या करो, पैसे को चुका दो, ठीक है। तो उसने लोन प्रोवाइड करना है इमरजेंसी में। और बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, जैसे मैंने बताया ना आपको, इकोनॉमिक ग्रोथ को या प्राइस को स्टेबल रखने में मैंने कर दिया, इन्फ्लेशन ज़्यादा आ गया, डिफ्लेशन ज़्यादा आ गया, तो उसको क्या करती है? कंट्रोल करने में क्या करती है? आरबीआई हेल्प करती है। इसके पास बच्चों क्या हथियार है? पहला हथियार तो क्वांटिटेटिव टर्म में होता है। कौन से टर्म में बच्चों? क्वांटिटेटिव टर्म में। बैंक रेट, बच्चों क्या होता है? बैंक रेट, जैसे देखो, बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू द बैंक, यानी ये वो रेट होता है जिसपे आरबीआई बोलती है आओ, पंजाब नेशनल बैंक को बोलेगी बेटा इधर आओ, तो डूब गए तुम, दिवालिया निकल गया है, काम करो मेरे से लोन ले लो। क्या ले लो? मेरे से लोन ले लो, 5% 10% कितना भी, वट एवर द प्राइस जो इन दोनों के बीच में डिसाइड होगा, क्या करो मेरे से लोन ले लो। जब भी आरबीआई बैंक को लोन देगी तो बच्चों को क्या कहलाता है? बैंक रेट। तो किस पे देगी? वो कहलाता है बच्चों बैंक रेट। अगर आरबीआई अपना बैंक रेट इंक्रीज कर दे तो लोन कॉस्टली हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा, तो सामने से बैंक वाले क्या लोन जो है कम देंगे। जैसे सपोज करो 100 रुपये लेने पे आरबीआई कहती है कि 10% का ब्याज लूँगी, यानी 10 रुपये तो आरबीआई को मुझे पे करना है हर महीने, हर साल में। तो बच्चे मेरे पास कितना? 90 रुपये। और 90 रुपये अब मेरे पास आया तो मैं क्या करूँगी? फिर 90 का 90 थोड़ी ना इन्वेस्ट कर दूँगी, तो ये कितना रुपये? मान लो 80 रुपये इन्वेस्ट कर दूँगी, 10 रुपये CRR के रूप में भी तो रखना है। वहीं सपोज करो 100 रुपये का गवर्नमेंट कहते हैं 1% पे ब्याज दे रही हो, यानी 1 रुपया तो ब्याज का लूँगी, तो 99 रुपये बच गया उसके पास खर्च करने को, तो कौन सा बेटर है? सर जाहिर सी बात है, 99 रुपये, वहाँ आपको 90 रुपये खर्च करने को मिल रहा था। तो इस तरीके से बैंक आरबीआई क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। जब भी आरबीआई को लगता है कि बैंक ने मतलब इकोनॉमी में ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, बैंक से लोन लेके घर बना रहे हैं या फिर
पैसे का फ्लो ज़्यादा हो गया है, हमारी महंगाई मतलब मार्केट में मंदी आने वाली है, तो क्या कर दिया बैंक रेट बढ़ा देगी, बोल देगी अगर आप मेरे से लोन लेना चाहते हो तो क्या है आपको ज़्यादा परसेंट देना पड़ेगा। तो सामने से अगर ज़्यादा परसेंट ब्याज आएगा तो और बैंक क्या है लोन कम देगी, लोन कम देगी, जो मंदी आने वाली थी वो क्या हो जाएगी स्टेबल हो जाएगी, और महंगाई होगी तो घटा देगी। इससे क्या होगा, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो भी कोई कॉमन मैन है, जैसे मान लो हाउस बनाना है उसे लोन लेना है, तो अगर सरकार ऊपर से इंटरेस्ट रेट कम कर देगी तो बैंक भी कम करेगी, जाहिर सी बात है ना सामने वाला। तो क्या होगा इससे, और जो कंज्यूमर अगर उसे कम रेट पे ब्याज मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना चाहेगा बैंक से, और क्या करना चाहेगा बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करेगा घर बनाएगा तो घर बनाना चाहेगा। CRR रेशो बच्चों ऊपर ही पड़ा क्या, मिनिमम कितना अमाउंट आपको RBI के पास रखना है। SLR रेशो बच्चों, SLR क्या होता है, ये परसेंटेज होता है ऑफ डिपॉजिट कैप्ड इन लिक्विड एसिड, ठीक है, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट हो, जैसे बच्चों कैश गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, ये क्या होता है हमारे लिक्विड एसिड होता है, यानी तुरंत इसे आप जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट बताती है आपके पास जितने भी बैंक के पास लिक्विड एसिड है उसका कुछ परसेंट आपको क्या रखना पड़ेगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के अकॉर्डिंगली मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इंक्रीज कर देगी SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो अगर इंक्रीज कर देती है तो बच्चों जाहिर सी बात है बैंक की लोन देने की कैपेसिटी कम होगी, बैंक की लोन देने की कैपेसिटी कम होगी तो वो क्या करेगी इंटरेस्ट रेट महंगा करेगी, और इससे क्या होगा अगर मार्केट में क्या चल रही है महंगाई चल रही है तो वो क्या हो जाएगी स्टेबल हो जाएगी। रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब बच्चों क्या होता है, देखो वहाँ बैंक रेट था, बैंक रेट में बच्चों क्या होता है RBI लंबे समय के लिए किसी बैंक को लोन देती है, पर अगर शॉर्ट टर्म छोटे टाइम के लिए सर अभी मतलब क्या चल रहा है इकोनॉमिक में क्राइसिस चल रहा है या फिर सीजन ऑफ है तो बस मुझे 2 या 4 महीने के लिए लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट किस पे देगी रेपो रेट पे, सॉरी गवर्नमेंट कह रहा हूँ RBI, गवर्नमेंट कौन होती है देने वाली। रेपो रेट क्या बच्चों इज द रेट एट विच RBI लैंड्स मनी देता है किसको बैंक को, किस लिए लंबे समय के लिए नहीं चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो ऐसी RBI भी क्या इंसान है वो भी चाहता है कि देश में क्या हो हमारी इकोनॉमी बनी रहे, तो क्या थोड़े से कम परसेंट पे हो सकता है कि कई बार बिना इंटरेस्ट के भी क्या है पैसे दे दे वो। तो बच्चों अगर रेपो रेट इंक्रीज कर देगा बैंक के लिए लोन लेना भारी हो जाएगा, बैंक के लिए लोन लेना भारी होगा तो बैंक सामने क्या पैसा कम देगी। रिवर्स रेपो रेट, अब RBI भी कंजम है, अब RBI कह रहा है बैंक से अब एक काम करो RBI इनसे उधार ले रहा, बैंक नहीं ले रही इससे उधार, RBI ले रहा, RBI कह रहा पैसे अगर आपके पास एक्सेस पैसा है कितना, जैसे मान लो बैंक के पास 100 करोड़ रुपए, आप 100 करोड़ रुपया मार्केट में को लेने को तैयार नहीं है, अगर बैंक अपने पास रखेगी कोई इंटरेस्ट अपने आप को थोड़ा ना कोई इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो RBI क्या कहता है आपके पास एक्सेस पैसा है आप एक काम करो मेरे बैंक में क्या कर दो जमा कर दो, मेरे पास क्या कर दो अपना एक्सेस मनी जमा कर दो, और जब भी आपको ज़रूरत हो जब आप क्या करना ले लेना, ठीक है। तो इसके बदले में क्या करती है RBI उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, जब भी बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वह RBI में क्या करते हैं अपना पैसा को जमा कर देती है, और RBI क्या करता है उन पैसों पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, एक रेट प्रोवाइड करता है। तो इसे ये बच्चों क्या कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर रेपो रेट ज़्यादा बढ़ जाए, सपोज करो RBI कहती है मैं 15% रेपो रेट दूंगी, और वहीं अगर बैंक बाहर किसी आदमी को लोन देगा तो उसके बदले वो 12% लेगा, तो अब बताओ क्या है, बाहर मैं इंसान को लोन दे रहा हूँ नॉर्मल पर्सन को तो उसमें 12% का लोन मिल रहा है, साथ ही साथ खतरा है और भाग जाए तो मैं क्या करूँगा। लेकिन अगर मैं RBI को दे रहा हूँ तो RBI कह रही है मैं 15% का ब्याज दूंगी, कितने परसेंट का 15% का, RBI भागेगी भी नहीं, तो किस में फ़ायदा है 15% में RBI में फ़ायदा है ना। तो अगर बच्चों RBI रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है तो बैंक क्या करेगा लोन देने की बजाय RBI में डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, और क्या हो जाएगी ऐसे मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। बच्चों वो क्या था क्वांटिटेटिव टर्म था, आपने बताया कि कितने रुपए वो करना है, यानी क्वांटिटी का मतलब आप किसी क्वांटिटी का मतलब क्या होता है आप किसी भी चीज़ को मेजर कर सको, जब वो क्या होता है बच्चों क्वांटिटेटिव टर्म। कुछ होता है बच्चों क्वालिटेटिव होता है, आप क्वालिटेटिव टर्म में पढ़ेंगे बच्चों क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन क्या होता है बच्चों इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन अमाउंट। कुछ नहीं बच्चों आपको 100 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक के पास मुंह उठा कर जाओगे बैंक आपको 100 करोड़ का लोन दे देगी नहीं, बैंक बोलेगी भाई 150 करोड़ की प्रॉपर्टी रख सामने 150 करोड़ की प्रॉपर्टी रख सामने, जब जाकर तुझे लोन दूंगा मैं 100 करोड़ का, तो ये 150 माइनस 100 कर दो 50 करोड़ रुपए एक्सेस मान रही है ना बैंक, उसी को कहते हैं बच्चों मार्जिन रिक्वायरमेंट। कई बार गवर्नमेंट इसके बीच में आती है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने MSME चलाया तो गवर्नमेंट ने कहा बैंक को कोई भी किसी भी आदमी से 10 लाख रुपए तक अगर कोई लोन लेता है MSME आप सिक्योरिटी नहीं मांगोगे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करा गवर्नमेंट ने,
अगर आप MSME हो, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये तो आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक के स्टूडेंट हो, अगर 10 लाख तक का आप लोन लेते हो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो सामने वाला बैंक आपसे 10 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट तो पहले तो मांगेगा ही नहीं। डिपॉजिट वो कोई नहीं मांगेगा, बस आपसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट पेपर मांगेगा, आपका बिजनेस आइडिया जानेगा, और अगर उसे बढ़िया लगेगा, बढ़िया क्या लगेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है, दे ही देते हैं वो, क्योंकि उन्हें भी क्या है, गवर्नमेंट से। ठीक है बच्चों, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे क्या सॉरी इंटरवीन करा, मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक जो है क्या लोन दे ही देती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर जो कि नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हमने पूरा बढ़िया तरीके से कंप्लीट करा। आई होप मैं आपको समझाने में क्या हूँ, बढ़िया से सक्सेसफुल हो पाया हूँ कि मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, ठीक है, मनी कंट्रोल के फंक्शंस क्या होते हैं, RBI के फंक्शंस क्या होते हैं, RBI क्यों रेगुलेटरी अथॉरिटी कहलाती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगर चैनल कर, अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी बच्चों, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो बच्चों क्या होने वाला, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के क्या डिटर्मिनेशन फैक्टर्स को जानने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम अपना इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में जाने, हमें सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है वो पूरा इस पर डिपेंड करता है हमारे एग्रीगेट डिमांड पर। तो बच्चों एग्रीगेट डिमांड होता क्या, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है किसी भी इकोनॉमी में जो भी हमारा मार्केट है उसमें टोटल डिमांड कितनी है किसी भी गुड्स और सर्विस की। ठीक है, किसमें, जाहिर सी बात है बच्चों, डूरिंग अ गिवन पीरियड, जो कि क्या होता है जनरली 1 साल हम लेते हैं एट ए गिवन प्राइस लेवल पे। जैसे सपोज को टाटा नमक ले लिया मैंने, क्या बच्चों ले लिया, टाटा नमक, देश का नमक, टाटा नमक। ठीक है, अब मान लो मैं जब इंडिया के लेवल पे क्या करता हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, यानी डिमांड की है टाटा नमक में 1 साल में इंडिया के लोग कितना टाटा नमक खा लेते हैं। जैसे सपोज करो 1000 पैकेट, सर 1000 पैकेट तो हमारी गली में खा लेते हैं, मान लो, अब कितना मैं हाइपोथेटिकली हूँ। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, 1000 पैकेट, यानी 1 साल में इंडिया के अंदर 1000 टाटा नमक का पैकेट बिकता है। ठीक है, पर डिपेंड कर रहा है बच्चों प्राइस पे भी ना। मान लो अभी प्राइस 20 रुपये, 20 रुपये पे 1000 बिकता है, अगर मैं इसी प्राइस को 2000 कर दूँ तो यहाँ पे बंदे बिना नमक के लोग खाना खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जब 1000 की डिमांड नहीं रहेगी, अगर मैं 2000 रुपये का एक नमक की थैली कर दूँ तो मुश्किल से सब 10 या 100 की क्या होगी, पैकेट की डिमांड रहेगी। तो एक तो क्वांटिटी मेजर करता है, साथ ही बच्चों उसका प्राइस भी मेजर करता है। तो जब भी कोई पूछा आपको एग्रीगेट डिमांड क्या होता है बच्चों, तो एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी डूरिंग अ गिवन पीरियड, जो कि हम क्या लेते हैं बच्चों, 1 साल लेते हैं एट अ गिवन प्राइस लेवल, एक दिए हुए प्राइस लेवल पे। जैसे मैंने 10 रुपया दिया, तो इस 10 रुपये पर टाटा नमक की हमारी इकोनॉमी में कितनी डिमांड हो सकती है, कितनी क्या पब्लिक डिमांड करेगी, उसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है बच्चों, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो हाउ मच पीपल, यानी हाउ मच कितना, पीपल लोग, या फिर उस एरिया के फर्म, या फिर गवर्नमेंट या फॉरनर वांट्स टू बाय। ठीक है, ये 4 चीज़, यानी एक प्राइस लेवल पे ये 4 चीज़ कितना किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ठीक है, अगर मैं कंपोनेंट, यानी क्या क्या फैक्टर्स, यानी क्या क्या चीज़ जो है एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करते हुए जरूरी होता है, तो बच्चों इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, C+I+D(x - M)। सर ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा, हाँ बच्चों ऊपर ही पढ़ा था। सी, बच्चों यहाँ पे सी जो ऊपर फॉर्मूला वो क्या दर्शाता है, कंजम्पशन स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस, यानी एक इकोनॉमी में हाउस होल्ड ने कितना गुड्स एंड सर्विस पे अपना कंजम्पशन करा है वो ले लो। दूसरा आई, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बाय फर्म ऑन मशीन बिल्डिंग एटसेट्रा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है टाटा नमक बनाने के लिए मशीन तो चाहिए ना, तो कितना इन्वेस्टमेंट हमने लगा रखा है, किसने, या तो फर्म लगाएगी या कंपनी लगाएगी, किस चीज़ पे, या तो मशीन हो सकता है, या फिर मान लो बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा, जिस भी चीज़ का आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। जी, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है वो भी लेंगे। X - M का मतलब हो गया बच्चों, एक्सपोर्ट में से क्या माइनस कर दो आप, इम्पोर्ट, यानी हमारे पास नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ। जब भी हम इन सब चीज़ों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बच्चों हमारे पास क्या मिलेगा, जो मिलेगा बच्चों वो मिलेगा हमारा एग्रीगेट डिमांड। क्या मिलेगा बच्चों, एग्रीगेट डिमांड।
अगर टू सेक्टर इकोनॉमी से, ये सुना सुना लग रहा है, हाँ बच्चों सिर्फ अभी 1 घंटा पहले ही तो पढ़ा था। हाउस होल्ड और फर्म को बोलते टू सेक्टर इकोनॉमी, प्रोवाइडेड ऑल अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट, ऑल अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, इन 3 सेक्टर इकोनॉमी, जो कि बच्चों अभी तक हमने नहीं पढ़ा, तो इस पर आप क्या ध्यान मत दो, बस आप देख लो। ये बच्चों हायर लेवल की होते हैं, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे 3 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो हमें क्या, अभी ये चूंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है, ये पीडीएफ मैं अपने रेगुलर बैच वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उस समय मैं एक्स्ट्रा में बस सेवा भाव, बच्चों क्या सेवा एक्स्ट्रा मैं पढ़ा देता हूँ कि 3 सेक्टर इकोनॉमी होगा तो क्या होगा। पर अभी हम पूरा अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे चलेंगे, तो हम कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे जो कि अननेसेसरी हमारा बर्डन को क्रिएट करे। तो बच्चों आप कंजम्पशन फंक्शन, ये क्या होता है बच्चों, ये आप कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं बच्चों आपको समझाना चाहूँगा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन बच्चों शो करता है क्या, एक रिलेशनशिप इनकम और कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन का जब हम रिलेशनशिप निकालेंगे, किसका बच्चों, इनकम और कंजम्पशन का, तो वो बच्चों क्या कहलाएगा, कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, यदि हमारा इनकम इंक्रीज होगा, यानी मैं आज 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं कल 20,000 रुपये कमाने लग जाऊँगा, तो जाहिर सी बात है मैं अपना कंजम्पशन क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, बट नॉट द सेम अमाउंट। ये मतलब बच्चों समझा रहा हूँ, सपोज करो एग्जांपल आप अभी 1,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, तो उस 1,000 रुपये कमा के आप क्या कर रहे हो, 100 रुपये तक का क्या अभी कपड़ा खरीद रहे हो, सोच रहे हो कि नॉर्मल मैं कलर वो चला लूँ, ठीक है। आपको क्या हुआ, आपकी क्या होगी, प्रमोशन हो गया और आपका सैलरी बढ़ गई 2,000 रुपये का, ठीक है। तो अभी तक आप 100 रुपये का कपड़ा पहनते हो, तो आप ये नहीं कि आपकी सैलरी दुगनी होगी तो आप 200 रुपये का कपड़ा पहनोगे, नहीं। आप सोचोगे ठीक है सैलरी बढ़ गई तो मैं आपको अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो आप 150 रुपये का कपड़ा पहनना शुरू कर दोगे। यानी जितने रेशो में आपकी इनकम बढ़ी है, जरूरी नहीं है कि उतने रेशो में आपका एक्सपेंस बन जाए, यानी कंजम्पशन। ये भी हो सकता है उल्टा कि आप 100 रुपये का कपड़ा पहन, तो जैसे ही आपकी इनकम 2,000 होगी आप 400 रुपये का कपड़ा पहनने लगे, शॉप करने लगे, हो सकता है ना बच्चों, होने को तो कुछ हो सकता है। तो बस वो ये बताना चाह रहा है कि जितने अमाउंट से आपकी इनकम बढ़ेगी, उसी अमाउंट से आपका खर्चा बढ़े, ये जरूरी नहीं है। फिर बच्चों आता है क्या, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बच्चों क्या रिलेशनशिप दर्शाता है, कंजम्पशन का, सेविंग का, किसके रिलेशन में, इनकम में। यानी या तो हमारा कंजम्पशन या फिर हमने कितना पैसे सेव करा है, ठीक है, और साथ में कितनी इनकम हमने जनरेट करी है, जब हम उसका क्या निकालते हैं रिलेशनशिप, तो वही बच्चों क्या कहलाता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, इसके बच्चों क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होता है बच्चों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या बच्चों, जब हम कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा बच्चों क्या निकलेगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे बच्चों मैं 1,000 रुपये कमा रहा हूँ और 800 रुपये क्या कर दे रहा हूँ, खर्च कर दे रहा हूँ, यानी मतलब 200 रुपये बचा रहा हूँ। कितने रुपये बचा रहा हूँ, 200 रुपये। तो अगर मैं अपना ये निकालना चाहूँ कि मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ टोटल इनकम का, तो उसे बच्चों क्या कहेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी 0.8। ठीक है, ऐसे ही बच्चों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये बच्चों पता क्या कह रहा है, आपका कंजम्पशन, यानी मेरी इनकम 1,000 से 2,000 होगी, ठीक है, सपोज कर लो पहले मेरी इनकम 1,000 थी, अब 2,000, तो पहले मैं 800 ही खर्च करता था, अब मैं हो सकता है कि 1,500 खर्च करूँ। तो वही बता रहे कितना चेंज हुआ आपकी इनकम के चेंज होने के कारण, यानी मेरे पैसा बढ़ने से मेरे खर्च में कितना चेंज हुआ, उसी को क्या दर्शाता है। अगर हम उसको लिखेंगे या समझेंगे, तो उसे बच्चों क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे बच्चों मेरी इनकम 100 रुपये से बढ़ गई, साथ ही साथ मेरा खर्चा भी 80 रुपये से बढ़ गया, तो मेरी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी बच्चों, 0.8। ऐसी बच्चों प्रोपेंसिटी टू सेव आएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ऊपर वाला एग्जाम्पल लो, पहले वाला जो पढ़ाया था बच्चों, 1,000 रुपये कमाया, 800 रुपया खर्च करा, तो जाहिर सी बात है बच्चों, लॉजिक लगाओ, कितने रुपये बचाए मैंने, 200 रुपये। तो यानी टोटल इनकम का कितने रुपए मैंने बचाए, जब मैं उसका प्रोपेंसिटी निकालूंगा, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे बच्चों मैंने 200 रुपये सेव करा, मैंने कमाया 1,000 रुपये, तो मैं कितना सेव कर रहा हूँ, 0.2, यानी टोटल इनकम का 2%, यानी 20%, 2% नहीं 20% मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। ऐसे ही बच्चों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बताता है, अगर मेरी इनकम 100 रुपये से बढ़ी, ठीक है, तो मेरा जो है सेविंग भी कितने रुपए से बढ़ गया, 120 रुपये से, क्योंकि बच्चों 80 रुपये तो मैं क्या कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। ठीक है,
तो अगर मैं इम्पोर्टेंट रिलेशन की बोलना चाहूँ, अगर मैं MPC यानी एडिशनल जितना भी इनकम कमा रहा हूँ, ठीक है, तो एडिशनल जितना खर्चा हुआ और एडिशनल जितना सेविंग करा, अगर उन सबको मैं जोड़ दूँ तो बच्चों किसके बराबर होंगे बच्चों, वो 1 के बराबर होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, बस लिख लो। आगे नीचे आएगा कैलकुलेशन, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने इसे ऐड करा। जो जो चीज़ बच्चों मैंने ऐड करी है, इसका मतलब वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों पढ़ते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट बच्चों, फुल एम्प्लॉयमेंट का बच्चों बोलता है कि एक इकोनॉमी में, ठीक है, एक इकोनॉमी में वो सारे लोग, ऑल द पर्सन या ऑल द पीपल जो कि क्या चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं और उन सभी लोगों को काम भी मिल रहा है। वाह, यानी अजम्पशन ही हो सकता है ये कि कोई भी, मुझे नहीं लगता धरती पर कोई एक ऐसा देश है जहाँ पे हर कोई लोग जो काम करना चाह रहा है उसको वो काम मिल भी रहा है। ठीक है, तो जब इस तरीके से एक इकोनॉमी में ऑल द विलिंगली एंड एबल पर्सन आर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो उसे हम बच्चों क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी मुझे तो हाइपोथेटिकली लग रहा है, पर कोई नहीं, हर सरकार का यही मोटिव होता है, किसी भी देश में चले जाओ, कि हम क्या करेंगे, अपने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, 100% एम्प्लॉयमेंट लाएंगे। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का बच्चों क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब बच्चों ऑल द पीपल, यानी उस देश के जितने भी नागरिक हैं वो काम करना तो चाहते हैं और उन्हें काम मिल भी रहा है। जब इस तरीके की सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में होगी तो बच्चों उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंटरली एम्प्लॉयमेंट मतलब बच्चों, पीपल आर विलिंगली टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज बट कैन नॉट फाइंड जॉब। मतलब पीपल वो काम तो करना चाहते हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम अपनी इच्छा से पैसे भी नहीं मांग रहे, आप जो पैसे दे रहे हो हम उसी पे काम करना चाह रहे हैं, पर सामने वाला काम ही नहीं प्रोवाइड करा पा रही है, यानी हमारी इकोनॉमी काम ही नहीं दे पा रही है उन्हें। जैसे सपोज करो मैं हूँ, जैसे मैं CA की तैयारी कर रहा हूँ सपोज कर लो, या मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं IAS की नौकरी भी लग गया, ठीक है, मैं IAS की नौकरी लग गया, पर सपोज कर लो IAS की नौकरी लगी, मैंने IAS की तैयारी कर दी कि नौकरी लगी तो मुझे इनकम तो मिलेगी। ठीक है, अब मैं सरकार से क्या मांग रहा हूँ, नौकरी मांग रहा हूँ कि मुझे नौकरी दो। नॉर्मली IAS को 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, तो मैं सरकार को कह रहा हूँ 1 लाख नहीं, मुझे 70,000 दे दो, 50,000 ही दे दो, 20,000 दे दो, पर मुझे नौकरी दे दो। सरकार कह रही है मैं आपको 1 रुपया नहीं दे सकती, नौकरी है ही नहीं, फ्री में भी नहीं मैं आपसे काम करवा सकती। जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो बच्चों से हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जो वहाँ के लोग जो है काम करना तो चाह रहे हैं लेकिन मार्केट में काम ही नहीं है। ठीक है बच्चों, मुझे बहुत मेहनत लगती है इस PDF को बनाने में, पढ़ाने में। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अब हम बच्चों पढ़ते हैं कि एक्सेस डिमांड क्या होता है और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है। एक्सेस डिमांड मतलब बच्चों, एक्सेस डिमांड अगर होता है जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई क्या है, कम है। यानी जैसे मान लो, हाँ, विंटर सीजन में समर के कपड़ों की, गर्मी के कपड़ों की डिमांड क्या कम है, लेकिन क्या सप्लाई ज़्यादा है। हाँ सर, जो दुकानदार जिन्होंने पहले से ही खरीद रखा होगा उनके पास अभी स्टॉक पड़ा होगा, लेकिन डिमांड क्या बहुत ही कम है, कोई खरीद ही नहीं रहा होगा, मुश्किल से इक्का दुक्का कोई लोग खरीद रहा होगा। तो बच्चों अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो बच्चों इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे। सबसे पहला, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगा, गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी, इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे। इम्पोर्ट्स का मतलब होता है बच्चों, हम क्या बाहर से सामान खरीदना शुरू कर दें। सपोज करो ब्रेड, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 100 पीस ब्रेड के ही बन सकते हैं, सपोज कर लो, ठीक है, लेकिन बाई चांस मान लो हमारी इकोनॉमी में क्या हो गया, 110 लोग रहने आ गए, ठीक है, और एक लोग एक ब्रेड खाएगा जब भी उसका पेट भरेगा। तो आप बताओ 110 लोगों के लिए क्या 100 ब्रेड सफिशिएंट होगा, नहीं, सिर्फ 10 लोग तो भूखे रह जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, वो 10 लोग भूखे मरेंगे, तो जाहिर सी बात है, अगर आप ब्रेड, जब 100 लोग रहते तो ब्रेड की कीमत 1 रुपये होती, लेकिन आप 110 लोग रह गए, तो जाहिर सी बात है ब्रेड की कीमत ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 2 रुपये बढ़ जाएगी, या 1 रुपये से ज़्यादा ही होगी। क्यों, क्योंकि अब 10 लोगों को क्या है, यहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा, तो महंगाई बढ़ेगी। हमारे पास गुड़ की शॉर्टेज तो है ही बच्चों, अगर गुड़ की शॉर्टेज नहीं होती तो हम महंगाई क्यों बढ़ाते। तीसरा, उन 10 लोगों का पेट भरने के लिए अब इंडिया की इकोनॉमी नहीं बना सकती, तो उसमें हमारी क्या गलती, हम भूखे तो ना मरेंगे। हम क्या करेंगे, किसी और देशी के इकोनॉमी से क्या करेंगे, वो ब्रेड को खरीद के लेकर आएंगे, यानी हम अपने क्या करेंगे, इम्पोर्ट को बढ़ा देंगे। एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कैसे करती है, RBI, याद करो RBI को बिठा के दे रखा है,
वो फिजिकली मेजर लगा सकती है, मॉनेटरी मेजर। फिजिकली मेजर का मतलब बच्चों टैक्सेस बढ़ा देगी, बोले कि इंपोर्ट करना है, आ जाओ आ जाओ, इंपोर्ट करना है, आ जाओ, मैं टैक्सेस ही बढ़ा दे रही हूँ, इंपोर्ट अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेंगे, अपने खर्चे को भी क्या करेगी, यहाँ पे कम करेगी। खर्चे को कम करने से भी क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जाएगा। मॉनिटरी मेजर के तौर पे बच्चों मनी सप्लाई कम कर देगी। ठीक है, रेपो रेट बढ़ा देगी, CRR क्या करेगी, बढ़ा देगी, यानी कैश रिजर्व रेशो बढ़ा देगी, रेपो रेट को क्या करेगी, बढ़ा देगी। ये सब बच्चों मैंने आपको ऊपर पूरी डिटेल में ऊपर पढ़ाया। ठीक है, तो मैं एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, वरना अननेसेसरी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अब अगर हमने एक्सेस डिमांड के बारे में सर हमने पढ़ा, तो जाहिर सी बात है इसका पॉजिटिव पढ़ेंगे, डेफिशिएंट डिमांड। क्या बच्चों, डेफिशिएंट डिमांड, यानी वो सिचुएशन जहाँ सप्लाई तो भर भर के है लेकिन डिमांड ही कम है। यानी सप्लाई तो दुनिया भर का है सर, अभी कहो मैं 1 लाख जोड़ी गर्मी के कपड़े अभी ला दूँ, आप बस यहाँ से एक बार परमिशन दो। यानी सप्लाई तो भर भर के कर रखा है गर्मी के कपड़े बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग ने, पर ठंडी में कोई गर्मी का कपड़ा खरीद के राजी ही नहीं, खुशी ही नहीं। ठीक है, तो जब इस तरीके की सिचुएशन इकोनॉमी में घटित हो जाए, यानी सप्लाई तो भर भर के आ रही है लेकिन क्या है, लोगों के पास डिमांड ही नहीं है, यानी लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे, तो उस सिचुएशन में क्या कहते हैं, डेफिशिएंट डिमांड। बच्चों इफेक्ट क्या होगा, प्राइस धड़ाम से गिरेगा। मान लो 10 रुपये किलो आलू बिक रहा था, अब मार्केट में इतना आलू हो गया वो 1 रुपये किलो बिकना शुरू हो जाएगा, प्राइस क्या होगा, धड़ाम से गिरा। अनएम्प्लॉयमेंट होएगी, बेरोजगारी होएगी। ठीक है, आउटपुट में कमी आएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, आउटपुट में भी कमी आएगी। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, डेफिशिएंट डिमांड होने के कुछ फैक्टर्स या इफेक्ट भी है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये चैप्टर क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर भी पिछले 2 चैप्टर की तरह बढ़िया से समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से PDF बनाना, उस PDF में भी अननेसेसरी कंटेंट को डिलीट करना, सिर्फ जो ज़रूरी कंटेंट है उसी को रखना, उसको शॉर्ट या करक्ट नोट्स में प्रोवाइड करना। ठीक है बच्चों, पर कोई नहीं, आपके लिए हम ये भी करेंगे। अब बच्चों हम चलते हैं अपना आखिरी चैप्टर, इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी अभी तक छुई नहीं है, उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये सिर्फ ओनली इकोनॉमी है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक कह सकते हो आप, गवर्नमेंट बजट का और हमारी इकोनॉमी का। गवर्नमेंट बजट होती क्या है बच्चों, सर सबको पता है, निर्मला सीता मैम फरवरी का मंथ में, हो ओनली निर्मला सीता क्यों भाई, फाइनेंस मिनिस्टर तो कोई भी बन सकता है। हाँ जी सर, चलो फाइनेंस मिनिस्टर हर साल फरवरी में क्या बजट लॉन्च करती है, जिसमें वो बताती है कि हम आने वाले सालों में इतने रुपया खर्च करेंगे, इसी सेक्टर में खर्च करेंगे और हमें इतना रुपया कमा के मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो गवर्नमेंट बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है। क्या है, एक स्टेटमेंट है किस चीज़ का, रिसीव्ड, यानी हमें अगले साल कितना पैसा प्राप्त होएगा और अगले साल हम कितना खर्चा करेंगे। ठीक है, उस चीज़ का क्या है, गवर्नमेंट बजट बनाती है। जनरली फाइनेंशियल ईयर बच्चों हमारा कब से चालू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है बच्चों, इसलिए गवर्नमेंट 2 महीने पहले क्या करती है, फरवरी के मंथ में बजट ला देती है, और वो जो बजट ला दिया फरवरी के मंथ में वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से क्या होता है, एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट हमें बच्चों क्या बताती है कि गवर्नमेंट कितना कमाएगी इस साल और गवर्नमेंट इस साल कितना खर्च करेगी, किस सेक्टर पे कितना खर्च करेगी ये भी पता चलता है कि एजुकेशन पे मान लो 5% खर्च करेगी, हेल्थ पे मान लो 6% खर्च करेगी। ठीक है, आर्मी में मान लो 18% खर्च करेगी, यानी जो भी चीज़ है गवर्नमेंट अपना डिसाइड करती है। ठीक है, इन इंडिया भारत में बजट कौन प्रिपेयर करता है, यानी कौन प्रेजेंट करता है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो भी रहेगा। इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे हमारी निर्मला सीता मैम हमारी क्या फाइनेंस मिनिस्टर है। गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या, हर चीज़ का बच्चों ऑब्जेक्टिव होता है ना, बिना कुछ ऑब्जेक्टिव कोई काम थोड़ी ना हो सकता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी को ग्रोथ देना, सारी सी बात है, हर गवर्नमेंट कहती है, हर गवर्नमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि क्या करना, अपने देश की इकोनॉमी को क्या करना, ग्रोथ करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट जैसे बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है, एजुकेशन पे खर्चा करती है, हेल्थ पे खर्चा करती है, क्योंकि आपको पता है बच्चों, हेल्थ इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे यहाँ के रोड बढ़िया होंगे, ब्रिज बढ़िया होंगे, तो क्या होगा, बाहर के लोग भी, FRI आया, FDI आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर के लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, अगर हमारा एजुकेशन बढ़िया होगा तो लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, खुद के स्टार्टअप्स खोल पाएंगे। अगर हमारा हेल्थ बढ़िया रहेगा तो नेशन बढ़िया रहेगा। आपको पता है ना बच्चों, एक हेल्थ यूथ या एक हेल्थ पॉपुलेशन ही क्या होती है, सबसे बड़ी वेल्थ होती है किसी भी कंट्री की। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ बच्चों क्या हेल्प करती है, हमारी
इकोनॉमिक ग्रोथ को बताने में, बढ़ाने में। ठीक है, इनइक्वालिटी को कम करना। कैसे कर सकती है बच्चों इनइक्वालिटी कम? अमीरों से जैसे मान ले रिलायंस, टाटा, अडानी, इन सबसे ज़्यादा टैक्स लेके फिर उन टैक्स को क्या करना, गरीबों में क्या करना, अलॉट करना। जैसे गरीबों के लिए जैसे मिड डे मील योजना चलाई थी। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्रों में खाना प्रोवाइड कराते हैं, सरकारी स्कूल चला गया, वेलफेयर्स कर दिया। ठीक है, पुअर लोगों को सब्सिडीज दे दी, जैसे राशन शॉप डीलिंग हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या करना, इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना। पर आपको पता है आज के टाइम पे क्या होने वाला, मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगा। सर क्या आप जज्बात एकदम से बदल देते हो? हाँ जी बच्चों, हमारा काम ये नहीं है इस टाइम पे, हमारा इस टाइम पे काम है अच्छे से अच्छे नंबर एट द एंड पास करना। क्योंकि अब जो है वो है रियलिटी, अब मैं थोड़ी चेंज कर सकता हूँ। प्राइस स्टेबिलिटी बच्चों, क्या प्राइस को स्टेबल रखना भी किसका, बजट का सब एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जैसे कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, यानी जो गवर्नमेंट बजट है उस पे भी हमारी महंगाई, यानी हम आगे आने वाले सालों में हमारे जैसे महंगाई होगी या आगे आने वाले हमारे सालों में हमारे जैसे मंदी होगी, किस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के बजट पे डिपेंड करता है। यानी गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ाएगी या गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाएगी, क्या करेगी, वो सब चीज़ किस में बताएगी, वो अपने बजट में बताएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्या बच्चों, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी स्पेंड करना, जैसे लार्जली ऑन पब्लिक गुड, जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनाना, रेलवे बनाना, इन सब पे ज़्यादा स्पेंड करना, जॉब्स को क्रिएट करना, ये सब भी क्या मोटिव होते हैं हमारा, जो है वो गवर्नमेंट बजट का एक मोटिव होता है। इकोनॉमी को क्या स्टेबल रखना, ऐसा ना हो कि बिजनेस साइकिल या रिसेशन या बूम आ जाए, यानी हमारे मार्केट में मंदी आ जाए एकदम से, जैसे 2012 2009 में आई थी, 2001 में आया थी महामंदी जिसे कहते हैं, या फिर रिसेशन ना आ जाए, महंगाई एकदम से ना बढ़ जाए, बिजनेस साइकिल ठप ना हो जाए। इन सब चीज़ों को भी क्या गवर्नमेंट ध्यान में रखती है। बच्चों गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसके दो मेन पार्ट होते हैं, जैसे कि ऊपर बताया हमने, एक तो क्या कमाएगी, इनकम कमाएगी, रिसिप्ट जिसे हम कहते हैं, और एक बच्चों एक्सपेंडिचर जिसे हम क्या कहते हैं, खर्चा करेगी। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, अभी बाइफरकेट करते हैं। चलो रिसिप्ट के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। गवर्नमेंट को रिसिप्ट पैसे कहाँ कहाँ से मिलेंगे, तो बच्चों गवर्नमेंट को पैसे दो तरीके से मिलते हैं। एक तो बच्चों रेवेन्यू रिसिप्ट से मिलता है, और एक बच्चों किससे मिलेगा, कैपिटल रिसिप्ट से। ठीक है बच्चों, एक किससे मिलेगा, कैपिटल रिसिप्ट। सर हमें कैसे पता चलेगा रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट? बच्चों रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होगी जिसमें ना तो हमारा एसेट बनेगा, ना ही हमारी लाइबिलिटी खड़ी होगी। क्या बच्चों, ना तो गवर्नमेंट का एसेट बढ़ेगा, ना ही गवर्नमेंट की क्या लाइबिलिटी खड़ी होगी। जब इस तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा और उससे हमें कोई पैसा मिलेगा, तो वो बच्चों क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। जैसे बच्चों गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है, यानी आपने पैसा कमाया, ठीक है, अब भी, और उस पर क्या कहते हैं गवर्नमेंट, आपने जितना पैसा कमाया क्या करो, गवर्नमेंट को टैक्स दो। तो क्या इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है थी क्या, ये गवर्नमेंट का एसेट है? आप जितना ही पैसा कमाओ उस पर टैक्स लेना नहीं। क्या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है आपको पे करना? नहीं। पर गवर्नमेंट लेती है तो ये क्या बच्चों, रेवेन्यू नेचर की, आपसे फीस लेगी। जाओ चलान, बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हो, चलान काट दिया फट से, फाइन ले लिया। ठीक है, आपसे इंटरेस्ट ले लिया, डिविडेंड, जैसे गवर्नमेंट कंपनी जो होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करे रहती है, वहाँ से उन्हें क्या डिविडेंड मिल गया। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर रेवेन्यू रिसिप्ट भी है तो सर कैपिटल रिसिप्ट भी आपने पढ़ाया था। हाँ जी बच्चों, तो कैपिटल रिसिप्ट कुछ नहीं होता बच्चों, जस्ट रेवेन्यू रिसिप्ट का उल्टा। मतलब सर रेवेन्यू रिसिप्ट में ना तो एसेट बन रहा था ना लाइबिलिटी बन रही थी, तो यहाँ पे सर एसेट और लाइबिलिटी बनेगा। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल ही सही ट्रैक पे जा रहे हो। यानी वो सभी चीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट की क्या हो, या तो एसेट की लाइबिलिटी क्रिएट बनती हो या फिर उसका एसेट कम होता है। ठीक है, अगर उस चीज़ से गवर्नमेंट को इनकम हो रही है तो बच्चों वो क्या कहलाएगी बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। जैसे बच्चों लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट है, सर सरकार भी लोन लेती है। और बच्चों को पता नहीं 1991 में हमने आईएमएफ से लोन लिया था, जब जाके हमारी इकोनॉमी बची है, जब जाके आज हम इतना डेवलप हो पाए हैं, डेवलपिंग कंट्री में बन पाए हैं। ठीक है, जैसे आईएमएफ से लोन ले लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया। तो बच्चों का आप, मैंने आईएमएफ से लोन लिया तो आईएमएफ किसी की पर्सनल जागीर थोड़ी ना है, या हिंदुस्तान का थोड़ी ना, वो तो वर्ल्ड बैंक का है। आप उसको क्या है, वर्ल्ड लेवल पे उसको पेमेंट नहीं करोगे, उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट भी करोगे और प्रिंसिपल पेमेंट भी करोगे टाइम पे। डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे बच्चों में आपको पता होगा, पहले
हम जो थे प्राइवेटाइजेशन, वो प्राइवेटाइजेशन ही, प्राइवेटाइजेशन में लिबरलाइजेशन थे, यानी पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बंद इकोनॉमिक थी, ज़्यादातर सेक्टर क्या था, पब्लिक सेक्टर थे, हम प्राइवेट सेक्टर को तो घुसने ही नहीं देते थे। ठीक है, फिर क्या करा हमारी सरकार ने 1991 में, जब हमने लोन लिया तो वहाँ पे हमने पॉलिसी साइन करी जिसपे एलपीजी नाम की एक नई चिड़िया आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उस समय हमने क्या करा, ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी, हमने क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी क्या कर दिया, जगह खोल दिया, यानी अपने अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। रिकवरी ऑफ लोन, लोन जो है रिकवरी भी करा हमने, यानी जैसे हम आईएमएफ से लोन लेते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, हमने आईएमएफ को लोन दिया है और उससे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ सर, हो तो सकता है, पर ऐसा हमारे लिया नहीं, हमने लिया, हमने दिया नहीं। ठीक है बच्चों, वो एक अलग सेकेंडरी बात है। तो बच्चों समझे कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। हाँ जी सर, समझिए कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। इसी तरह से सेम बच्चों एक्सपेंडिचर होता है हमारा। इसी तरीके से बच्चों सेम क्या होता है, एक्सपेंडिचर, यानी एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होगा कैसा बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम बच्चों, ना तो एसिड क्रिएट होगा ना ही लाइबिलिटी क्रिएट होगी। जैसे बच्चों गवर्नमेंट क्या कर रही है, सैलरी देती है, गवर्नमेंट गरीब लोगों को या 60 साल से ऊपर वाले लोगों को पेंशन देती है। ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है। तो ये सारे बच्चों क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी डे टू डे खर्चे हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, इसमें ना तो एसिड क्रिएट होता है ना ही बच्चों लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है। सेम वाइस वर्सा अगर हम इसका उल्टा कर दे बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी वे एक्सपेंस जिससे हमारा या तो एसिड क्रिएट होगा या फिर लाइबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। जैसे बच्चों गवर्नमेंट ने रोड बना दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने स्कूल हॉस्पिटल के ओपन कर दिया, गवर्नमेंट ने आईएमएफ से लोन ले रखा था हमने 1991 में, उसका रीपेमेंट कर दिया। तो ये सब क्या बच्चों, जैसे हमने लोन ले रखा था तो हमारी लाइबिलिटी थी, अब हमने क्या कर दिया, लोन को पे कर दिया, यानी हमने अपनी क्या कर दी, यहाँ पे लाइबिलिटी कम कर दी। बिल्डिंग्स एंड रोड्स बनाया तो हमने क्या करा, अपने एसेट बना लिए ना, क्योंकि रोड एक दिन थोड़े चलेगा, रोड रहेगा 50 साल 60 साल तक। तो हमने यहाँ बच्चों अपना एसेट क्रिएट कर लिया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का मतलब बच्चों क्या है, या तो हम अपना एसेट क्रिएट करें या तो हम अपना लाइबिलिटी को क्या करें बच्चों, कम करें। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो गवर्नमेंट बजट बनाती है, तो सर कैसे कितने प्रकार का बजट बना सकती है गवर्नमेंट। बच्चों 3 तरह का बजट पॉसिबल है। एक बच्चों हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा बजट बनाए जिसमें ना तो हमें प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ठीक है, एक बच्चों ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा बजट बनाए जिसमें गवर्नमेंट पैसा कमाने की सोचे, यानी सरप्लस में जाने की सोचे। और एक हो सकता है बच्चों गवर्नमेंट ऐसा बजट बनाए जिसमें वो डेफिसिट, यानी उसे पता है गवर्नमेंट को ये बजट बनाए इससे मुझे घाटा होगा, लेकिन वो उसे बनाती है। सर ऐसा क्यों, जैसे सपोज करो अमेरिका जैसी कंपनी होगी, वहाँ पे उन्हें नहीं मतलब है कि लोगों को खाना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, नहीं। अमेरिका जैसी इकोनॉमी में, जैसे अमेरिका जैसी कंट्री है, वहाँ की इकोनॉमी क्या जैसे चलती है कि हमें क्या करना है, हर हालत में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो बस ये चाहते हैं कि हम प्रॉफिट कमाए रखें, हम क्या करें, बिलीनियर बने रहे। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर अमीर भी रहते हैं पर ज़्यादा गरीब रहते हैं, तो वहाँ सरकार की मजबूरी हो जाती है कि वो पैसे कमाने के बजाय क्या करे, लोगों के वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे, ताकि क्या हो, गरीब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके। तो इसलिए गवर्नमेंट कई बार ऐसा बजट बनाती है जहाँ पर उनका खर्चा ज़्यादा होता है, इनकम कम होती है। बैलेंस बजट बच्चों बहुत ही कॉमन होता है ज़्यादातर। मुझे नहीं लगता कि देश में ऐसा बजट बनता होगा जहाँ तो ना तो प्रॉफिट कमा रही है ना ही लॉस कमा रही है। देखो मैंने लिख भी रखा है, रेयर इन प्रैक्टिस, यानी रेयर ही रेयर कोई कंट्री होगी जिसका मुझे नहीं लगता नक्शे पर नाम भी होगा उस कंट्री का, जो बैलेंस बजट बनाती है। सरप्लस बजट जैसे अमेरिका चाइना, जैसे अमेरिका नहीं, चाइना भी नहीं बच्चों, अमेरिका जैसी कंपनी जो कि क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैसी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, उन्हें वहाँ वहाँ पे अमेरिका में लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता वहाँ की सरकार से कि गरीब लोगों को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नहीं। वहाँ के उद्योगपति क्या होने चाहिए, खुश होने चाहिए, वो अमीर होने चाहिए दिन प्रतिदिन, वहाँ से उससे मतलब होता है उन्हें। ठीक है, तो वहाँ पे वो कैसा बजट बनाते होंगे, ऐसा बजट जिसमें इनकम ज़्यादा मिले उन्हें और एक्सपेंडिचर कम करना पड़े। और इंडिया जैसी इकोनॉमी होगी जहाँ पे क्या गरीब लोग ज़्यादा अमीर लोग कम है, तो वहाँ सरकार क्या करेगी, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा ज़्यादा करेगी और पैसा कम कमाएगी, ताकि क्या हो सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गरीब लोगों का सुधर सके। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं बच्चों, हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डेफिसिट यानी मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। ठीक है, हम कैसे मेजर करते हैं कि गवर्नमेंट क्या चल रही है, घाटे में चल रही है यानी डेफिसिट में चल रही है।
तो बच्चों 3 तरीके से करते हैं। एक हो सकता है बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है बच्चों फिजिकल डेफिसिट, एक होता है बच्चों प्राइमरी डेफिसिट। और ये हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है गवर्नमेंट एंड बजट में। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जब बच्चों हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, यानी गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रही है डे टू डे, और डे टू डे इनकम कम हो रही है। अब देखो बच्चों, डे टू डे खर्चा जैसे बच्चों रोड ब्रिज, जैसे बच्चों देख लो गवर्नमेंट जो है सैलरी हर महीने देती है। हाँ जी सर, भाई राइट भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट को सैलरी देनी पड़ेगी। पेंशन यानी 60 साल के ऊपर के लोगों को पेंशन देनी पड़ेगी। फिर गवर्नमेंट विधवा पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ठीक है। ये सब क्या गवर्नमेंट की ड्यूटी है। वैसे गवर्नमेंट रिसिप्ट इनकम भी कमाती है। जैसे चालान भरना पड़ गया आपको, ठीक है, आपको कोई पेनल्टी लग गई, आपने क्या करा, पब्लिकली कहीं पर थूक दिया तो उसमें आपको पेनल्टी लगी, ठीक है। या फिर आपने क्या करा, चालान बाइक से चालान कट गया, या फिर आपने कोई भी लो को ब्रेक करा जिसमें आपको क्या लगी, पेनल्टी लग गई। आप ट्रेन में जा रहे हो, अपनी मौज मस्ती के कारण आपने ट्रेन के चैन को खींच दिया और उसके कारण ट्रेन 10 मिनट डिले होगी, तो वहाँ आपको पेनल्टी लग गई। तो बच्चों एक बात बताओ, देखो एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट का ज़रूरी है। गवर्नमेंट को पता है कि हर महीने साल के अंत में मुझे पेंशन देना, सैलरी देनी है। पर क्या रिसिप्ट उसे पता है कि हर साल के अंत में, हर महीने के अंत में नहीं भाई, ज़बरदस्ती लोगों को बोल चालान काटना है, यानी ज़बरदस्ती पुलिस वालों को बोलो चालान काटना है, काटना है। जो बंदा हेलमेट पहन के आ रहा है उसका भी काट दो, कोई मतलब नहीं है क्यों पहन के आया, उसे बोलो क्यों पहन के आया। जिसने ट्रेन की चैन नहीं खींची है ज़बरदस्ती उसे फाइन मार दो, क्या ऐसा होगा? नहीं। तो जब बच्चों हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है इनकम से, तो बच्चों उस समय क्या होते हैं, हम रेवेन्यू डेफिसिट होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरा होता है। जाहिर सी बात है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, यानी 110 रुपया खर्चा करके 100 रुपये कमा रहे हैं, ये वाली बात होगी हमारी। फिजिकल डेफिसिट बच्चों, ये क्या कह रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर जब क्या ज़्यादा हो रही है टोटल रिसिप्ट से, यानी अब रेवेन्यू की बात नहीं हो रही है इसमें, अब टोटल हो गया, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है टोटल रिसिप्ट से, तो जो बच्चों वो आता है डेफिसिट होता है, उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, फिजिकल डेफिसिट। और बच्चों प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये बच्चों फिजिकल डेफिसिट, यानी जो ऊपर का हम डेफिसिट निकालेंगे, यानी टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू माइनस कर दो, जो बच्चों आपको आंसर मिलेगा फिजिकल डेफिसिट, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो। मतलब आपने लोन भी तो ले रखा होगा आईएमएफ से, तो उस पर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है हर महीने फिक्स जाता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल तो हो सकता है कि चलो सर इस साल नहीं हो पाया, आप क्या करो, एक साल और बढ़ा लो, ब्याज तो मैं आपको देता ही रहूँगा हर महीने। तो ब्याज अलग चीज़ होगी, प्रिंसिपल अलग। तो हो सकता है कि हम आईएमएफ को अभी प्रिंसिपल नहीं दे पा रहे, हमने टाइम एक्सटेंड करवा लिया आईएमएफ से, हम आईएमएफ को उस प्रिंसिपल पे क्या करें, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो फिजिकल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे, तो बच्चों जो हमें आंसर मिलता है वो क्या मिलता है, हम बच्चों हमें प्राइमरी डेफिसिट मिलता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमारा गवर्नमेंट बजट का भी चैप्टर क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की सीरीज़ बढ़िया लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत लगी है मुझे इस पीडीएफ को बनाने में, पढ़ाने में उतनी मेहनत नहीं लगी मुझे। पढ़ा तो मैं आपको इससे भी डीप सकता हूँ और मुझे मज़ा भी आ रहा पढ़ाने में। पर इस समय क्या है, इस समय हमारा एग्ज़ाम चालू होने वाला है और हमारा मोटिव होना चाहिए कम से कम कंटेंट पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पेपर में लेके आना, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अभी मैं एमसीक्यू सीरीज भी लेकर आऊँगा, सैम्पल पेपर सीरीज भी लेकर आऊँगा, चैप्टर इंडिविजुअल चैप्टर वाइज भी अभी लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ की चैनल टेंशन मत लेना, बस हमारे सीरीज के साथ जुड़े रहो। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और ये नोट्स जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। एट द एंड बच्चों खुश रहो, स्वस्थ रहो, और अपनी क्लास 12 वाले बच्चों, क्लास 12 बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन जोरों शोरों से करके रहो। अब की बार 80+ पार, ये हमारा क्या बच्चों मुहिम होने वाला है।